हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर ज़ॉम्बी को। मैंने कहा था कि मैं कोई मानवा ढूंढूंगा, लेकिन मुझे अभी तक मिली नहीं है। जंगल जूस नाम करके कोई मिली है, लेकिन वो दिखने में तो खूबसूरत है, लेकिन एक्शन है या नहीं मैंने अभी तक उसे रीड नहीं किया। जितने भी चैप्टर रीड किए उनके अंदर एक्शन बहुत ज्यादा कम है। वैसे भी मानवा ज्यादातर मीनिंगफुल होती है, यानी उनके पीछे कोई ना कोई राज होता है जिन्हें तुम्हें समझना चाहिए। तो जब तक कोई फाड़ू एक्शन मानवा नहीं मिल जाती है, तब तक हमें मिस्टर ज़ॉम्बी से ही काम चलाना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने पहले ही इसे देख रखा है, तुम लोग भाई पढ़ाई लिखाई कर लो यार, कोई काम धंधा नहीं है क्या? बाकी मीम के मजे लेने हैं तो देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक ट्रेन को देखते हैं जिसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो उसका ड्राइवर बाहर निकल के कहता है हटो भड़वो, नहीं तो चटनी बना दूंगा। तो फिर जितने भी लोग रेलवे ट्रैक पे थे वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं, लेकिन एक मदर और उसके बच्चे का टाला रेलवे ट्रैक के अंदर फंस जाता है और उन दोनों की ही जान जाने वाली थी कि उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे अपने हीरो ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से फ्लैश करके वहाँ से गायब होता है और ट्रेन के ऊपर एक ही पंच मार के ट्रेन को वहीं पे रोक देता है, जिससे वो मदर और उसके बेटी की जान बचा लेता है। वहीं पे हमें ट्रेन का हाल दिखाया जाता है तो वो पिचक जाती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी मदर के सामने हीरो की तरह खड़ा हुआ था और हीरो की तरह उसे उठने के लिए हाथ देता है, लेकिन जब मदर उसका चेहरा देखती है जो कि एक ज़ॉम्बी का था, तो वो आगे से चिल्ला देती है। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसका नाम ज़ॉम्बी है। ज़ॉम फ्रॉम ज़ॉम्बी, बी फ्रॉम ज़ॉम्बी, यानी कि ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी को गंडा नहीं पता है कि वो कब मरा कब पैदा हुआ, बस उसे इतना पता है कि उसे एक सपना आया था कि उसे इंसानों के साथ दोस्ती करनी है, उनकी तरह बेइज्जत नहीं होना है और उनसे बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं रखनी है। और इसी सपने के साथ उसने खुद को डेवलप करना शुरू किया और मेहनत रंग लाई। जितना ज्यादा उसने हार्ड वर्क किया उतना ज्यादा वो सक्सेसफुल होता गया और उसी सपने की वजह से ज़ॉम्बी ने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक प्लेन, एक कमर्शियल प्लेन जो कि बहुत बड़ा होता है, वो सीधा प्ले ग्राउंड के अंदर गिरने वाला था जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए कहते हैं भागो रे, इससे पहले कि ये प्लेन हमें जापान का नीरोसीमा बना दे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे ज़ॉम्बी हीरो की तरह आता है और दोबारा से उस प्लेन को बचा लेता है। जिसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई थी, तो ज़ॉम्बी वहाँ पे भी घुस जाता है और सभी बच्चों को हीरो की तरह बचा के ले आता है। वो भी 2-3 नहीं, पूरे के पूरे 5। वही भी ज़ॉम्बी को घंटा कुछ नहीं पता है कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, लेकिन उसे ये जरूर याद था कि एक समर का दिन था, यानी बरसात वाला, और उसी दिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो गया। एक अचानक से ज़ॉम्बी उनके कमरे के अंदर घुस आया जब वो लोग पढ़ाई कर रहे थे और उसने एक एक करके सभी लोगों को काटना शुरू कर दिया और इसी चक्कर में हमारा ज़ॉम्बी भी इंसान से ज़ॉम्बी में बदल गया। तब तक हमारा ज़ॉम्बी एक ऑर्डिनरी ही ज़ॉम्बी था जो कि करते हुए लोगों को खाने के पीछे भागता है। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं कहीं से लोग आ गए जिनके पास खतरनाक मिसाइलें, बंदूक, बंदूका, ग्रेनेड सब कुछ था और वो लोग बिना किसी दिक्कत के इन लोगों को भून के मारने लगे। इतना ही नहीं, ये लोग इन्हें एकदम फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये इन्हें एस्केलेटर पे दौड़ाते हैं जिससे बिजली बनती है आगे खाना लटका के, और इसी तरीके से ये लोग एनर्जी का सोर्स बन चुके थे। ज़ॉम्बी को नहीं पता है कि ज़ॉम्बी इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं और इंसान ज़ॉम्बी को क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए ज़ॉम्बी ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगा। जिसके बाद भाई ने जिम ज्वाइन किया और खुद को पक्का जिम का पट्टा बना दिया, जहाँ पे उसने वेट लिफ्ट उठाया और खुद को ज़ॉम्बी की जिंदगी से आजाद करने के लिए उसने मीट खाना छोड़ दिया। इसके बाद उसने सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीला और साथ ही में 3 दिन में एक बार खाना। परफेक्ट जिम बॉय। और ज़ॉम्बी दिनों रात इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहता था और एक दिन वो स्ट्रॉन्ग बन गया और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वो इनविंसिबल बन गया, यानी कि भाई अब बाहुबली है। क्योंकि ज़ॉम्बी के पास ताकत और विजडम यानी कि बुद्धि दोनों ही आ चुकी थी, इसीलिए उसने इंसानों की सोसाइटी में रहने का फैसला किया। जिसके बाद वो इंसानों के साथ रहने लगा, उनकी बहुत ज्यादा मदद की। धीरे धीरे करके वो उनकी सिविलाइजेशन के अंदर फिक्स होने लगा और एक अच्छा ज़ॉम्बी बन गया। अब इसी बीच ज़ॉम्बी अपने घर का काम कर रहा था, तो फिर उसे पता चलता है कि उसका खाना खत्म हो चुका है, तो फिर उसे शॉपिंग करने के लिए जाना पड़ेगा। अब इसके बाद ज़ॉम्बी भागते हुए सुपरमार्केट जाता है जहाँ पे वो अपना सामान खरीदता है। तो लड़की उसे सामान देते हुए कहती है कि भड़वे इतने सालों तक मास्क लगा के रखा है, एक दिन तो चेहरा दिखा दे। लेकिन ज़ॉम्बी कहता है कि ये मास्क नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ट्रक से सामान लोड करवा रहे थे और क्योंकि ज़ॉम्बी एक इंट्रोवर्ट था तो वो हंसते हुए मदद करने के लिए मान जाता है। इसी बीच हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी के ऊपर नजर रख रहे थे और इन लोगों का मकसद यही है कि ये स्पाइडरमैन की तरह ज़ॉम्बी का भी मुखौटा हटा के उसका असली रूप देखना चाहते हैं, इसलिए ये ज़ॉम्बी के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अब इसी बीच ज़ॉम्बी एक चीज को देख के उदास हो जाता है जो कि उसके बचपन के दोस्त या फिर उसके एक चेले की बॉन्डी थी, जहाँ पे उसे एसएस लेवल का बॉस बनाया गया था। वह पे कैमरामैन उसे कहता है
कि बॉस क्या ये सच में वही इंसान है जिसने पूरा का पूरा एयरप्लेन उठा दिया था, कहीं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई है। जिसपे दूरबीन वाला बंदा कहता है कैसी बात करते हो कैमरामैन, तुम तो साला अमर हो, हम एक बार उसका चेहरा हटा दे तो फिर हमें पैसा ही पैसा मिलेंगे। लेकिन उसी टाइम पे उन दोनों की ही आंखें बाहर आ जाती हैं, उनकी छोड़ो कैमरा की भी बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी पूरे 1 टन की ट्रक को अपने कंधे पे उठाता है, जंप मारता है और उसे आसमान में लेके गायब हो जाता है, क्योंकि भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। और ज़ॉम्बी ने इतनी जोर की छलांग मारी थी वो डायरेक्ट अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ही निकल आता है। सैटेलाइट भी ट्रक को देख के हैरान होता है और कहता है कि ये कैसा स्पेसशिप है भाई, नासा वालों ने अलग माल भेज दिया लगता है। अब इसके बाद हम लोगों को एक फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ ज़ॉम्बी ही रहते हैं और ये सभी यहाँ पे बस भूखे घूमा करते हैं। वहीं पे एक बच्चा अपनी मदर से कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसकी मदर कहती है कि इंतजार करो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि उस जगह पे आता है और ज़ॉम्बी यहाँ का किंग है, वो इन सभी ज़ॉम्बी वालों को अपना ही समझता है, इसीलिए वो इनको टाइम टाइम पे खाना लेके आया करता है। वो लोग जैसे ही ज़ॉम्बी को देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे किंग कहते हुए खाने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे 2 बच्चे ज़ॉम्बी से पूछते हैं कि आप ये ट्रक उड़ा के क्यों लाते हो भाई, क्या आप इंसानों की तरह इसे चला नहीं सकते हो। इस पे ज़ॉम्बी कहता है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मामू लोग पकड़ लेते हैं। फिर वो घूस के साथ साथ पिछवाड़े को सूत दोनों देते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी हमें बताता है कि उसने इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है जो कि इंसानों की नजर से काफी ज्यादा दूर है और ज़ॉम्बी इन लोगों को अच्छा ज़ॉम्बी बनवाने के लिए इन लोगों से इंसानों का मीट खाना छुड़वा दिया है और इनको भाई अंडे और प्रोटीन खिलाने लगा है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी एक बच्चे से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे गए, गाँव वाओ। तो फिर वो बच्चा बताता है कि वो सभी होटल के मेन हॉल के अंदर हैं। तो फिर ज़ॉम्बी उसके अंदर जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी के कुछ सबऑर्डिनेट्स यानी चेले भी हैं, जिनमें से पहला लैंग है जो कि बॉस लेवल और उसका डेंजर लेवल SSS है। जिसके बाद फर वो भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और उसका भी डेंजर लेवल SSS है। जिसके बाद आगान वो भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी लेवल SSS है। इसके बाद आगाऊ है, ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी डेंजर लेवल SSS है। इसके बाद वर्मिट ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी डेंजर लेवल SSS है। जिसके बाद ब्लैकी ये भी बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है और इसका भी लेवल SSS है। ये सभी ज़ॉम्बी के वफादार चेले हैं और ज़ॉम्बी के लिए मर भी सकते हैं, हालांकि ये सिचुएशन कभी आएगी नहीं। वहीं पे ज़ॉम्बी गाँव से कहता है कि तुम दोबारा इंसानों के बीच वांटेड हो चुके हो। इस पे गाँव बताता है कि वो जब भी किसी इंसान को देखता है तो फिर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पे बॉस की तरह बैठ जाता है और ब्लैकी ज़ॉम्बी से पूछता है कि उन्हें कब तक इसी तरीके से भागना पड़ेगा, इंसानों की वजह से उन्हें हर बार अपनी बेस को बार बार बदलना पड़ता है। जिसपे वर्मिट आगे से कहता है कि बॉस एक बार हमें बाहर जाने दो, जिसके बाद हम उनसे हेड ऑन फाइट करेंगे और दिखा देंगे कि कौन बाहुबली है। साला मेरा चैनसॉ जंग खा रहा है, इसे खून की भूख लगी हुई है। लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें बताता है कि इंसान भी कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और उसी टाइम पे इन्हें चॉपर की आवाज सुनाई देती है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक चॉपर आया था। साला इसके पास पंख नहीं है, उड़ कैसे रहा है। अब इसके बाद हमें एक बड़े दूध वाली वैफू दिखाई जाती है। चिंता न करो, इसके अंदर रोमांस नहीं है, बस कॉमेडी ही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लड़की रेडार पे चेक करती है तो फिर उसे पता चलता है कि नीचे ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। वहीं पे इसके टीम वाले उसे बताते हैं कि सारे इक्विपमेंट रेडी हो चुके हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इनका इक्विपमेंट एक 1 किलो टन आर्म्ड न्यूक्लियर वॉरहेड है, यानी परमाणु बम, जो 20 मिनट के अंदर नीचे गिर के दगने वाला है ज़ॉम्बी की सिटी बूम। ये लड़की आगे से कहती है कि इन घिनौने ज़ॉम्बीज को इसका मजा चखने दो। वर्मिट को पता चल जाता है कि ये इंसानों का ही चॉपर है और वो ज़ॉम्बी से पूछता है कि हम लोग जाके उन्हें खत्म कर दे, लेकिन ज़ॉम्बी उसे मना कर देता है क्योंकि वर्मिट जब भी इंसानों के क्लोज जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद वो उन लोगों को ऑर्डर देता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं खुद जाके उनसे निपटूंगा। सिटीजन्स का मतलब जो भी ज़ॉम्बी यहाँ पे रह रहे हैं। अब इसके बाद वो लड़की ग्राउंड यूनिट को भी नीचे भेजती है और उन लोगों से कहती है कि जितने भी लोग नीचे की तरफ से जा रहे हैं 20 मिनट के अंदर जितने भी सिविलियंस वहाँ पे छुपे हुए हैं उन सभी को बचाओ और वहाँ से तुरंत बाहर निकलो। साथ ही में उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि ग्राउंड के अंदर एक बॉस लेवल का ज़ॉम्बी आ चुका है, तो वो लोग अपने एक सोल्जर को आगे भेजते हैं जो कि एक पावरफुल सोल्जर था, जो कि आगे से कहता है कि उस ज़ॉम्बी को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे काट के रख दूंगा। अब इसके बाद हमें एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है। अब तुम दोनों कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि लड़की वाली ऑर्गेनाइजेशन अलग है और इस चश्मिश और ये सफेद वाले बंदे की ऑर्गेनाइजेशन अलग है। बेसिकली ये एवल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डबल बैटरी सिंगल पावर कम उस बड़े बंदे से कहता है फे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी वाले यहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने ज़ॉम्बी के बारे में पता लगा लिया है। तो फिर आगे से कहता है कि उन्हें खेलने दो, जिसके बाद वो एक बटन दबाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं कि इंसानों से भरा हुआ एक केज ज़ॉम्बी के बीच में जाके गिरता है। जैसे ही वो केज नीचे गिरता है तो वैसे ही उस लड़की की टीम को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज वहाँ पे आ चुके हैं और इंसानों को बचाने के लिए वो लोग फायर करने लगते हैं। अब इन लोगों के बीच में हम लोग लाल बालों वाली लोली को देखते हैं जो कि उनसे कहती है कि ये ज़ॉम्बी मरता क्यों नहीं है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी अपने छोटे भाई या फिर बहन को बचाने के लिए उसे कवर करे हुए था और ज़ॉम्बी उन्हें बचाने के लिए कवर किए हुए था। तभी एक सोल्जर बजूका बाहर निकाल लेता है जो कि ज़ॉम्बी के ऊपर शूट करते हुए कहता है कि
आज तो दिवाली में दशहरा मनाऊंगा। जिसके बाद वो डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर वो बजूका छोड़ देता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। और बजूका छोड़ने के बाद एक टीममेट उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है जो कि हाल ही में लोगों की काफी ज्यादा मदद कर रहा है। वो बस ज़ॉम्बी वाला मास्क पहनता है। जिसपे बजूका वाला बंदा कहता है यानी कि हम लोग एक मासूम बंदे को उड़ा दिए हैं। लेकिन उसी टाइम पे सामने से धुआं आता है और ज़ॉम्बी आराम से बाहर निकलता है। भाई को एक खरोच तक नहीं आई थी। वहीं पे रेडार से उन लोगों को पता चल जाता है कि बॉस लेवल का ज़ॉम्बी जोन बी के अंदर है। इसीलिए ये बंदा एकदम हीरो की तरह नीचे की तरफ डाइव मारता है और ज़ॉम्बी से भिड़ने के लिए जाने लगता है। अब इसके बाद हम लोग फिर सिंगल पावर डबल कम बैटरी को देखते हैं, जो कि बताता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी वालों ने सभी सिविलियंस को बचा लिया है और ज़ॉम्बीज को मार दिया है। जिसपे फिर उसे कहता है कि ये तो चलो होना ही था, चलो थोड़ा सा और तड़का डाल देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज जो कि भाग रहे थे, कि दोनों लोग उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बी नंबर 96 और ज़ॉम्बी नंबर 70। वो दोनों जैसे ही उनमें से ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं तो वो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्म होकर एक अजीब सा क्रिएचर बन जाते हैं और पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। और ज़ॉम्बी भी अपने ही आदमी को ऐसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख के हैरान हो जाता है। वहीं पे ऊपर से मार्शल नीचे की तरफ छलांग लगा देता है ज़ॉम्बी से निपटने के लिए। वहीं पे वो लड़की उन लोगों को बताती है कि ए लेवल का ज़ॉम्बी वहाँ पे देखा गया है, सभी लोग वहाँ से खिसक लो। जिसपे स्क्वाड लीडर जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो तुरंत भागते हुए जाता है, ज़ॉम्बी को पकड़ता है, वहाँ से दोबारा भागता है और ज़ॉम्बी को ट्रक के अंदर डाल के ट्रक के ड्राइवर से कहता है भाई सीधा भगा और उड़ा दे जो भी है सामने। जिसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी को अपने ही साथ लेके ज़ॉम्बी जोन से बाहर जाने लगते हैं। वहीं पे लोली ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम ही वो इंसान हो जो ज़ॉम्बी मास्क हमेशा लगाए रखता है और हमेशा हमारी मदद करता है। साला तुम्हारा चेहरा क्या है, मुझे देखने का दिल कर रहा है। अब इससे ज़ॉम्बी की सांसें अटकने लगती हैं क्योंकि वो नहीं चाहता है कि सभी लोगों को पता चले कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब ज़ॉम्बी तुम लोगों को थोड़ा सा अजीब और बेवकूफ लग सकता है क्योंकि ज़ॉम्बी की कई सारी फॉर्म्स हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को मेंटेन करती हैं। ज़ॉम्बी की ये पहली फॉर्म है जो उसे बेवकूफ बनाती तो है लेकिन काफी ज्यादा शक्तिशाली भी। अब इसी बीच हम लोग उस ए लेवल के ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी बस उठाता है और बाकी बचे सोल्जर्स के ऊपर फेंक के उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वो कूल वाला बंदा आ जाता है जो कि उस बस को दो टुकड़ों में काट देता है और सभी सोल्जर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं ये एकेडमी की शॉर्ट मास्टरशिप क्लब के मार्शल आ गए हैं, अब हम लोग जीत जाएंगे। वहीं पे मार्शल उन लोगों से कहता है कि सिविलियंस को लो और यहाँ से निकल जाओ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग स्क्वाड लीडर और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि सिविलियंस को वहाँ से लेके बाहर जा रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी को उसके चेले की आवाज सुनाई देती है जो कि लिटिल नाइन था। वहीं पे लोली जब ज़ॉम्बी से कहने के लिए आगे बढ़ती है कि चिंता ना करो तो फिर उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी गायब ही हो चुका है। वहीं पे लिटिल नाइन काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुका था और वो बहुत ज्यादा बजर्क होके डायरेक्ट मार्शल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मार्शल अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है और सट से उसे काटते हुए उसके पार निकल जाता है और मार्शल ने बस 1 सेकंड के दौरान ही लिटिल नाइन के ऊपर इतने सारे कट्स मार दिए थे कि लिटिल नाइन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। लिटिल नाइन को मारने के बाद मार्शल वहाँ से जा रहा था ये कहते हुए कि अब तुम आराम कर सकते हो और उसी टाइम पे वहाँ पे ज़ॉम्बी आता है जो कि लिटिल नाइन को इस तरीके से आधे कटे हिस्से में देखता है। वहीं पे उस लड़की की टीम उसे बताती है कि मार्शल ने उस ज़ॉम्बी को मार दिया है, अब सब कुछ शांत हो चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि सारा काम खत्म हो चुका है, जल्दी से अपने अपने पार्ट यहाँ पे खत्म करो और सब लोग वापस लौट चलो। वहीं पे ज़ॉम्बी लिटिल नाइन से कहता है कि ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी ही गलती है कि हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वहीं पे मार्शल ज़ॉम्बी के मुंह से हम वाली बात सुन लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सभी ज़ॉम्बीज का मरना निश्चित ही है और वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक जोरदार स्लैश मार देता है। तो उधर चॉपर के अंदर लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक और बॉस लेवल का ज़ॉम्बी देखा गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्या ही दिक्कत है, मार्शल उसे भी समझा देंगे। लेकिन वो लड़की बताती है कि मार्शल पहले ही चल बसे हैं। अब इससे वो बड़े दूध वाली लड़की भी हैरान हो जाती है। वहीं पे हम लोग मार्शल को देखते हैं जो कि नंगे हो चुके थे, सिर्फ कच्छी ही उनके पास बची थी और ज़ॉम्बी ने एक झटके के अंदर ही मार्शल को हरा दिया था। ज़ॉम्बी यहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं मारता है, ये बात जान लो, सिर्फ हराता है। वो लड़की बताती है कि मार्शल की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गए हैं। जिसपे दूसरा बंदा बताता है कि उन लोगों ने अभी तक सभी सिविलियंस को बाहर भी नहीं निकाला है, जिससे वो बड़े दूध वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद वो तुरंत चॉपर से खुद ही बाहर निकलती है और ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे जाने लगती है। अब उसकी टीम के लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप काहे जा रहे हो, आपका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि मुझे ही ये चीज संभालनी पड़ेगी। जिसके बाद वो डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर जाती है और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। लेकिन शॉट जैसे ही ज़ॉम्बी के टकले से टकराती है तो फिर उसकी शॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे प्रेसिडेंट भी काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचती है कि साला ये बना किस मिट्टी से है, कहीं अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बना। उसकी टीम के लोग प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि आप ठीक तो हैं। प्रेसिडेंट बताती है कि वो ठीक है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से माफी भी मांगता है तो प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि तुम बात कर सकते हो तो फिर शायद से तुम किसी टाइप के म्यूटेंट या फिर अलग वेरिएंट होगे। जिसके बाद वो अपने पास से इनहैंस ब्लेड बाहर निकालती हैं जो पहले वाले से ज्यादा शक्तिशाली ब्लेड होगी। ज़ॉम्बी उसे अभी भी कहता
कहता है कि मेरी माँ मेरी बात तो सुन, हम बात कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि यमराज से बात कर लेना। जिसके बाद वो दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बैक फ्लिप मारते हुए या फिर शैडो स्किल का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट के पीछे आ जाता है। तो प्रेसिडेंट काफी तेजी के साथ फिर से ज़ॉम्बी के पीछे आती है और उसके ऊपर एक रेड ब्लीड क्लीव नाम का स्पेशल अटैक करती है, जिसे ज़ॉम्बी तो नहीं करता है क्योंकि वो नीचे झुक चुका था, लेकिन आसपास की बिल्डिंग के 2 टुकड़े जरूर हो जाते हैं, जिससे प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बी उसके साथ खेल रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मार्शल को भी लेके जाते हैं और उसे हवा देते हुए कहते हैं कि मार्शल अपना कपड़ा संभालिए, आपका नन्नू दिख रहा है। वहीं पे टीम के लोग प्रेसिडेंट को बताते हैं कि सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, अब वो भी वहाँ से रिट्रीट कर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट तो ज़ॉम्बी के पीछे पड़ चुकी थी और वो उसका खून पीते हुए कहती है कि तुम भाग कर रहे हो, मेरे ऊपर अटैक करो। लेकिन ज़ॉम्बी भैया चिल योयो वाला साइन बनाते हुए आराम से डॉज करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं पे प्रेसिडेंट का गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका था और वो चिल्लाते हुए कहती है कि अटैक तो करो, भाग काहे रहे हो। इस पे ज़ॉम्बी उसे कहता है कि वादा करो कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगी अगर मैं नहीं भागता हूँ। लेकिन अब प्रेसिडेंट हैरान हो चुकी थी और उनका खून उबल रहा था, जिसके बाद वो एक स्पेशल स्टैंस लेती हैं और आइल्डो लेवल 2 का इस्तेमाल करती हैं। हम देखते हैं कि उनकी टांगों के ऊपर बूस्ट लगे हुए थे, जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म को चेंज करके फुल पावर पे आ जाते हैं और प्रेसिडेंट की स्पीड 200 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद वो एक झटके में ज़ॉम्बी के पास पहुंच के उसके ऊपर एक पावरफुल ब्लेड से अटैक करती हैं और ये वाला अटैक ज़ॉम्बी को हिट पड़ जाता है। जिसके बाद वो नीचे आती हैं और उनके बाद ज़ॉम्बी नीचे आके टप्पा खा के गिरता है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि टारगेट खत्म हो चुका है, तो वो यहाँ से रिट्रीट कर सकती हैं। फिर प्रेसिडेंट अपने लोगों से कहती हैं कि मिशन पूरा हो चुका है, चॉपर को यहाँ पे भेजो मुझे पिकअप करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग डबल बैटरी को देखते हैं, जो कि फिर से कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। उन लोगों ने सभी सिविलियन को बचा लिया है, जिसपे फिर आगे से कहता है कि हमारे पास अभी भी स्पाई है ना, उसका इस्तेमाल करो ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग खुश हो रहे थे कि उन लोगों को बचा लिया गया है और उसी टाइम पे हम लोग प्लेन के अंदर एक पायलट को देखते हैं, जो कि जब दूसरे पायलट की तरफ देखता है तो वो एक बटन को उठाता है, लाल बत्ती दबाता है और कहता है कि मरो सालो। जिसके बाद हम लोग उस न्यूक्लियर पावर प्लांट बॉम्ब को देखते हैं, जो कि प्लेन से छूटता है और ज़ॉम्बी की सिटी की तरफ नीचे गिरने लगता है। जिसके बाद वो लोग उस पायलट को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं साले तू स्पाई है, तू चले जेल में चल, सबसे पहले हम तेरे गोटे बाहर निकालेंगे और तुझसे बाप होने का अधिकार छीन लेंगे। अब इससे जो लोग सिटी के अंदर खुशी बना रहे थे कि वो लोग बच जाएंगे, अब उनकी आंखें बाहर आने लगती हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला था। वहीं पे जब प्रेसिडेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि स्पाई ने उन लोगों के ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन गिरा दिया है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि वो मिसाइल सिटी की तरफ गिर रही थी और सभी लोगों की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं और साथ ही में वो लोग उस बॉम्ब को भी नहीं रोक सकते थे और न ही उस धमाके से बच के भाग सकते थे। वहीं पे प्रेसिडेंट अपने बूस्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने सारी बैटरी का इस्तेमाल ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए कर दिया था। जिसके बाद वो केस हटाती हैं और उसकी बैटरी को चेक करती हैं तो ये डबल बैटरी से चलती है ड्यूरासेल, मुझे भी ये सूट चाहिए अभी के अभी। लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी दोबारा जिंदा उठता है और प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और उसको कॉलर से पकड़ के गोल गोल घुमाता है और उसे ऊपर फेंक देता है, जिससे वो टप्पा खा के दोबारा अपने चॉपर के अंदर आ जाती हैं। और क्योंकि प्रेसिडेंट वापस आ चुकी थी तो वो चॉपर का दरवाजा बंद कर देती हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि साला उस म्यूटेंट को तो बुलाओ, वो अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं पे जब ज़ॉम्बी देखता है कि न्यूक्लियर बम उसकी सिटी के ऊपर गिरने वाला है तो वो अपना पैर उठाता है, जमीन पे मारता है, जिससे वो पूरी जमीन ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद ज़ॉम्बी एक गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत के साथ न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद ज़ॉम्बी खाली हाथों से न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन को कैच करता है, जिससे वो पूरा आगे से पीछे कर जाता है और ये देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये बवाल क्या चीज है। जिसके बाद वहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट करता है तो एक तगड़ा धमाका होता है। उसे निकलने वाली शॉक वेव इतनी ज्यादा थी कि वो चॉपर इतनी दूर आने के बावजूद भी हिल चुका था। वहीं पे ज़ॉम्बी की सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहाँ पे हर तरफ आग लग चुकी थी। लेकिन प्रेसिडेंट ये देख के हैरान हो जाती है कि ज़ॉम्बी अभी तक सही सलामत है, बस उसके कपड़े जले हैं। कच्चे को छोड़ के भाई का कच्चा SSS लेवल का है, कुछ भी हो जाए ये नहीं फटेगा। फिर ज़ॉम्बी अपनी बुंड खुजाते हुए कहता है कि साला ये बार बार खुजली यहीं पे क्यों होती है। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि हम लोगों को साइदामा के लिए एक वर्दी अपोनेंट मिल चुका है। अब इसके बाद फिर डबल बैटरी से कहता है कि हमारे का निकलने का टाइम हो चुका है। डबल बैटरी आगे से कहता है कि साला वो लोग अभी भी इस धमाके से बच निकले, यह तो कमाल की बात है। जिसपे फिर आगे से कहता है कि ये हमारा आखिरी मुकाबला नहीं था, ये तो बियॉन्डर्स एकेडमी के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बियॉन्डर्स कर दिया गया है, आखिरी मैच नहीं था, हम लोग बाद
बाद में उन्हें देख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास थी। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें क्या हुआ, तो दूसरा बंदा कहता है कि वो उदास है, जिसको वो मारना चाहती थी वही आखिर में इन्हें बचा लिया। लेकिन एक लड़की आगे से बताती है कि यहाँ पे गलतफहमी हुई है, वो बंदा कोई ज़ॉम्बी नहीं था, ये तो साला मास्टर हीरो है जो आजकल काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये सिटी के अंदर लोगों की मदद करता है और कोई क्रेडिट भी नहीं लेता है। अब इससे प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिजिटल टैब को तोड़ देती है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी बीच गली में कच्चा फटा हुआ लेके घूम रहा था तो लोग उसे देख रहे थे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी फुल बूथ के अंदर जाता है और वहाँ से वर्मिट को कॉल लगाता है, तो वर्मिट आगे से चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा काम खत्म हो चुका है और हम लोगों ने रहने के लिए एक नई जगह भी ढूंढ ली है। इस पे ज़ॉम्बी उसे कहता है, ठीक है तुम लोग वहीं पे रहो, मैं तब तक बाकी चीजें देखता हूँ। अब इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, पासवर्ड डालता है जो कि 7747741। वहीं फिर प्रेसिडेंट के लोग उसे बताते हैं कि उन लोगों ने ज़ॉम्बी के ठिकाने का पता लगा लिया है। जिसके बाद वो कैमरे से ज़ॉम्बी को देखते हैं तो ज़ॉम्बी उनकी तरफ देखता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये नंगू पंगू क्या कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को उसके रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पे भाई साहब ट्राइसेप्स के सेट्स मार रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी अपनी फैमिली फोटो देखते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी फैमिली ने वहाँ पे काफी अच्छे से सेटल कर लिया होगा, मुझे जल्दी से उन्हें मिलने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट आती हैं जो कि दरवाजे के ऊपर लात मार के डायरेक्ट घुस जाती हैं। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहती हैं कि किचन का सामान, बाथरूम का सामान, बेडरूम का सामान सब कुछ उठाओ और हमारे बियॉन्डर्स अकेडमी के अंदर शिफ्ट कर दो। यहाँ का कोना कोना छान मारो और कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सब कुछ अपने साथ लेके चलो। इसे ज़ॉम्बी की फट जाती है और वो आगे से कहता है कि तुम लोग कौन हो भाई, ये तो दादागिरी है, दिन दहाड़े मेरे घर का सारा सामान लूट लोगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लेकिन प्रेसिडेंट उसके सामने एक फॉर्म करती है और उसे बताती है कि हम लोग बियॉन्डर्स अकेडमी की तरफ से हैं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि तुम्हें अकेडमी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसीलिए अपना सामान उठाओ और हमारे साथ चलते बनो, और अब से तुम हमारी अकेडमी के ही रिश्तेदार हो। इसके बाद प्रेसिडेंट अपने बंदे की तरफ देखते हैं और उसे ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अभी करो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी को पकड़ने लगते हैं। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और उसे भाई मार मार के भूत बना देते हैं। ज़ॉम्बी आगे से कहता है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी इज्जत लूट रहे हो दिन दिहाड़े, क्या तुम्हें लगता है कि एक ज़ॉम्बी स्कूल भी जा सकता है? तो वो लोग आगे से कहते हैं कि नौटंकी करना बंद करो, हमें पता है कि तुम एक इंसान हो। जिसके बाद वो लोग ज़ॉम्बी को भाई सीधा उठाते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। हालांकि ज़ॉम्बी और उन लोगों ने बराबर की लड़ाई की थी, लेकिन ज़ॉम्बी की बॉडी कुछ ज्यादा ही हार्ड थी, इसलिए उसे कोई भी चोट नहीं आई थी। वहीं पे लोली प्रेसिडेंट से कहती है कि आपने ये जो तरीका अपनाया है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं है और ऊपर से एकेडमी उसे एक्सेप्ट भी करेगी। पहले ही वहाँ के जितने भी ड्रोम्स यानी कि कमरे हैं वो सभी फुल हो चुके हैं, हम लोग उसे अपने साथ ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आगे से कहती है कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ रह सकता है। अब तुम लोग अपनी हवस भरी उम्मीदें ना जगाओ, रोमांस नहीं होगा इसके अंदर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के लोग ज़ॉम्बी का जितना भी सामान था उसे प्रेसिडेंट के हेल्थ केयर के अंदर फिक्स करवा देते हैं और सारा काम खत्म होने के बाद वो लोग सलाम करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट सोफे के ऊपर बैठे हुए थे और ज़ॉम्बी उनके सामने दुबक के बैठा हुआ था और भाई की हालत अभी इतनी ज्यादा खराब है कि भाई अगर रो भी देना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रेसिडेंट उसे घूरे जा रही थी, कुछ तो बोल कह के। अब इसके बाद ज़ॉम्बी प्रेसिडेंट से थोड़ा सा हिम्मत करके पूछता है, क्या मैं अब से यहीं पे रहने वाला हूँ और क्या मैं यहीं पे सोऊंगा? जिस पे प्रेसिडेंट आगे से कहती है, क्यों, क्या बात नॉर्मल नहीं है? कहीं तुम्हारा दिल ये तो नहीं चाह रहा है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? इस पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था। और वो मन के अंदर सोचता है कि एक ज़ॉम्बी इंसान के साथ सोए ये तो काफी ज्यादा अपमानजनक होगा। खैर प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को बताते हैं कि तुम अब से गेस्ट रूम के अंदर सोओगे। इस पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अच्छा, मैंने कुछ गलत समझ लिया था। और वो प्रेसिडेंट को बताता है कि तुमने भी गलत समझा है, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन प्रेसिडेंट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पैरों से बूस्ट को हटाती है। तो फिर हमें पता चलता है कि इनके पैर कोई बूस्ट वूस्ट नहीं है और न ही कोई आर्टिफैक्ट है। और वहीं पे ज़ॉम्बी भी हैरान होकर देख रहा था कि ये क्या करने वाली है। इसके बाद प्रेसिडेंट उस पैर को हटाती है तो फिर हमें पता चलता है कि उनके दोनों पैर नहीं है, ये असल में आर्टिफिशियल लेग है। और ज़ॉम्बी हैरान होकर उनसे पूछता है कि तुम्हारी टांगों क्या हुआ? जिसपे प्रेसिडेंट आगे से बताती है कि मैंने ही अपने हाथों से अपनी टांगे हटा दी थी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं, तुम्हारा शरीर है, जो चाहे वो करो। अब इसके बाद प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी ज़ॉम्बी को बताती है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के टाइम पे जब वो विलेज के अंदर रहा करती थी तो वो काफी ज्यादा छोटी थी और तो उनके पेरेंट्स ज़ॉम्बी के अंदर बदल गए थे, जिन्होंने उसकी टांगों के ऊपर काट लिया था। और वो नहीं चाहते थे कि वो ज़ॉम्बी के अंदर बदले और सर्वाइव करने की खातिर उन्होंने खुद की ही दोनों टांगे काट ली और अपने ही पेरेंट्स को अपने हाथों मार दिया। और इसी वजह से वो ज़ॉम्बी से हद से ज्यादा नफरत करती है और उनका सामना जब भी इसी ज़ॉम्बी से होता है तो वो उसे तुरंत मार देती हैं। अब इसे ज़ॉम्बी की बोलती के ऊपर एक्स बन जाता है, यानी कि भाई की फट के 4 नहीं 74 हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अलग से एक और चीज बता देता हूँ ताकि तुम कॉमेडी को एंजॉय कर सको। तुम्हें लग रहा होगा कि ज़ॉम्बी यूफिसडी क्यों बना हुआ है जबकि वो प्रेसिडेंट से ज्यादा शक्तिशाली है, तो दरअसल पॉइंट
पॉइंट यहाँ पे कॉमेडी का है। ये पूरी ही मानवा कॉमेडी के लिए है जो कि एक पैरोडी टाइप में है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात उसकी पर्सनैलिटी जो कि उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ी हुई है वो डरपोक टाइप सी है। उसे डर लगता है कि इंसानों को अगर पता चल गया कि वो ज़ॉम्बी है तो उसका कैरियर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। यहाँ तक कि जब सभी लोगों को पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी दुनिया में सबसे पावरफुल है तब भी वो लोग उसकी वही इज्जत नहीं करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही भाई अपनी फॉर्म चेंज करता है वैसे ही लोग उसे डरना शुरू हो जाते हैं। खैर अब प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से पूछते हैं क्या तुम कुछ कहने वाले थे, जिसपे ज़ॉम्बी आगे से घबराते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं कहने वाला था, मैं तो बस सोच ही रहा था। जिसके बाद वो टॉपिक को चेंज करते हुए प्रेसिडेंट से पूछता है कि बियॉन्डर्स एकेडमी किस बारे में है, जिस पर प्रेसिडेंट आगे से बताती है कि वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए ही बनाया गया है और इसकी शुरुआत करीब 1000 साल पहले से ही हो चुकी थी जब पहला ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था। यानी कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन पहली सिविलाइजेशन नहीं है। ज़ॉम्बी आउटब्रेक से बचने के लिए उनके एंसेस्टर ने इस एकेडमी का निधान किया था यानी बनाया था। और इस एकेडमी का सिर्फ एक ही मकसद है कि इंसानों को ज़ॉम्बी से लड़ने के खिलाफ ताकतवर बनाया जाए जिससे वो लोग ज़ॉम्बी आउटब्रेक के खिलाफ काफी अच्छे से लड़ाई लड़ सकें। इससे ज़ॉम्बी को याद आता है कि ये एकेडमी को 2 सेंचुरीज पहले बनाया गया था। उसकी मेमोरी हल्की से ही धुंधली है लेकिन उसे याद आता है कि ये तब की बात है जब वो पहली बार ज़ॉम्बी बना हुआ था, यानी कि भाई 1000 साल से जिंदा है। और ज़ॉम्बी खुद से ही पूछता है कि इस बात को 1000 साल हो गए हैं, मुझे तो लगता था कि ये कल की ही बात है। अब इसके बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से कहती है कि कल तुम्हारा एकेडमी का टेस्ट है इसलिए जाओ और जाके तैयारी करो। ज़ॉम्बी मन के अंदर सोचता है क्या मैं नहीं जा सकता, लेकिन प्रेसिडेंट उसे बता देती है कि भागने के बारे में सोचना भी नहीं एकेडमी वाले तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और तुम्हारा पिछवाड़ा सूद देंगे। इसके बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को अपना नाम बताती है जो कि वॉयलेट होता है और वो उसे कहती है कि डॉन तुमसे मिलने के लिए आएगी और वो तुम्हें एकेडमी लेके जाएगी, तुम उससे पहले ही मिल चुके हो। ज़ॉम्बी सोचता है कि मैं उसे पहले ही मिल चुका हूँ लेकिन मैंने तो ये नाम सुना ही नहीं है। दरअसल डॉन वही लोली है जिसके लाल बाल हैं। अब इसके बाद हम लोग बियॉन्डर्स एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे उसकी मुलाकात डॉन से होती है। डॉन उसे कहती है लिटिल मास्क ब्रदर कैसा हाल चाल है। ज़ॉम्बी तो उसे पहचानने से ही मना कर देता है और पूछता है तुम कौन हो भाई। इस पे डॉन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग कल ही मिले थे उस आर्मर ट्रक के अंदर, भूल गए क्या। इस पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अच्छा याद आया, लेकिन तुम तो छोटी हुआ करती थी, अचानक से लंबी कैसे हो गई। जिससे डॉन का भाई मुंह बन जाता है क्योंकि वो उसे बॉनी कह रहा है। हालांकि वो अपने गुस्से को पी जाती है ये कहते हुए कि ये हमारा फ्यूचर स्कूल मेट है, लड़ाई दंगा नहीं कर सकते हैं। और वो खुद से बस यही कहती है कि ये एक बेवकूफ है, ये एक बेवकूफ है। इसके बाद डॉन उसे कहती है कि चलो एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है, हमें वो देना है। ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है क्या हमें सच में एग्जाम देने की जरूरत है। डॉन उसे कहती है कि ऐसी कौन सी एकेडमी है जहाँ पे एग्जाम ना हो, अगर ऐसी कोई एकेडमी है तो वो एकेडमी नहीं जन्नत समझी जाएगी। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को बताती है कि यहाँ पे बोथ एग्जाम होंगे, फिजिकल एबिलिटी और ज़ॉम्बी को मारने वाले स्किल दोनों से लेके। दुनिया के एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि दुनिया का रिकॉर्ड 100 मीटर की स्प्रिंट 9.58 सेकंड के अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ का टेस्ट पास करना है तो फिर तुम्हें 100 मीटर की स्प्रिंट के अंदर 9.57 सेकंड के अंदर पास करना पड़ेगा, तभी तुम्हें एडमिशन मिलेगा। जिस पे ज़ॉम्बी कहता है ओह तभी इसे बियॉन्डर्स एकेडमी कहते हैं, समझ के परे ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम देने के लिए वहाँ पे कई सारे लोग आए हुए थे। ये सस्ता कैप्टन अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है, और क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी थी इसीलिए डॉन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बौना होने की वजह से, तो वो सीधा ज़ॉम्बी के ऊपर ही चढ़ जाती है और आसपास का इलाका चेक करने लगती है। तभी डॉन की लड़ाई एक टकले से हो जाती है तो डॉन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अपने काम से काम रख, नहीं तो तेरे टकले को मसाल बना दूंगी। वहीं पे ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है कि अगर किसी ने पूरे प्लेन को उठा दिया हो तो फिर क्या उसे टेस्ट देने की जरूरत है। इस पे डॉन आगे से कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने पहले ही पूरे प्लेन को उठा दिया है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है क्योंकि इस एकेडमी के अंदर पुरानी गवर्नमेंट चलती है और आजकल के लोग न्यूज व्यूज नहीं देखते हैं, इतना जान लो तुम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एग्जाम लेने वाला बंदा आता है जो कि प्रेसिडेंट चेन था और वो उन लोगों से कहता है कि एकेडमी को बने हुए 800 सालों से ज्यादा हो चुका है और इस पूरे टाइम के दौरान उन लोगों ने कई सारे ऐसे टैलेंट्स को देखा है जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली और कमाल के होते हैं और वो सभी लोग उनके एंसेस्टर की तरह ही ज़ॉम्बी किंग्स और ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई करते हैं ताकि खुद को सही सलामत रख सके और जिंदा रहने की कोशिश चलती रहेगी। हमारे एंसेस्टर इतने ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे कि वो पहाड़ को 20 से 2 टुकड़ों में कर दिया करते थे, लेकिन तुम लोगों को पहाड़ को काटने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम। लेकिन उसी बीच में कुछ लोग भाई आगे से चिल्लाने कहते हैं कि टीचर टीचर हमारी बात सुनिए, साले लूफी तू इधर क्या कर रहा है। मिन्ना वर्पिस ढूंढने आया हूँ भाई, और क्या करूंगा। दरअसल प्रेसिडेंट को बीच में उंगली करने वाला ज़ॉम्बी ही था जो कि आगे से एक सवाल पूछना चाहता था और वो आगे से यही पूछता है कि अगर ज़ॉम्बी यहाँ पे ढूंढ लिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। जिसपे चेन आगे से बताते हैं कि क्या करेंगे, उसको भाई टुकड़े कर देंगे, उसके अलग अलग अंग बाहर निकाल लेंगे और उसकी लाश को एकेडमी के गेट
के सामने लटका देंगे और साथ ही में उसका न्यूट्रियोर भी तोड़ देंगे। ज़ॉम्बी आगे से पूछता है न्यूट्रियोर क्या होता है भाई, जिसपे प्रेसिडेंट आगे से हंसते हुए कहते हैं कि उसकी लिटिल कॉक को हम लोग सर से कलम कर देंगे, जिससे ज़ॉम्बी को शकल में आ जाता है कि उसके नुन्नू को काटने की बात हो रही है और उसकी शकल ऐसी बन जाती है। अब इसके बाद वहाँ पे एग्जाम को शुरू किया जाता है कि जो कि 100 मीटर की स्प्रिंट थी। टीटी जैसे ही अपनी घंटी बजाता है तो सभी लोग एकदम तेजी के साथ भागते हैं। वहीं पे एक बंदा तो इतना ज्यादा फुर्तीला था कि वो 1 सेकंड के अंदर ही पूरे के पूरे राउंड के चक्कर मार देता है। वहीं पे ज़ॉम्बी सबसे लास्ट आया था। इसके बाद अगला एग्जाम शूटिंग का था। प्रेसिडेंट चेन उन लोगों से कहता है कि शूटिंग सबसे बेसिक स्किल है ज़ॉम्बी के खिलाफ लड़ने के लिए। अगर तुम लोग ये काम अच्छे से कर लेते हो तो फिर तुम ज़ॉम्बी की ले लोगे, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर ज़ॉम्बी तुम्हारी ले लेगा जान। वहीं पे ज़ॉम्बी मन के अंदर सोचता है कि साला मुझे एक मेंटल असाइलम के अंदर खींच लाया गया है, जहाँ पे ज़ॉम्बी को ही सिखाया जा रहा है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारे, और ऊपर से ये लोग ज़ॉम्बी की डेली लाइफ के बारे में जानने से अलग उनको मारने के बारे में एक्सरसाइज कर रहे हैं। वहीं पे उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर डॉन के ऊपर पड़ती है, जो कि आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधती है और गन को पूरे चक्कर मारते हुए इधर उधर चलाती है। लेकिन उसका निशाना इतना ज्यादा पक्का था कि वो सभी पपेट्स के बाल्टियां उड़ा देती है और एक झटके के अंदर वहाँ पे टेस्ट को पास कर लेती है, जिसको देख के ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि साला मेरा जीवन ही कलंक है। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है, जो कि उस कठपुतली के अंदर डंडा घुसा देता है और उससे कहता है ये ले ज़ॉम्बी। ये देख के ज़ॉम्बी की रूह कांप जाती है और वो मन के अंदर यही सोचता है कि इन दरिंदों के बीच में कैसे फंस गया मैं। इसके बाद अगला एग्जाम लोहे की बॉल को 200 मीटर दूर फेंकना था, जिसमें कुछ लोग फेल होते हैं और कुछ लोग पास हो जाते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी की ट्रेनिंग अलग ही चल रही थी और उसे बस ऐसा ही लग रहा था कि उसे पागल लोगों के साथ फंसा दिया गया है, और ज़ॉम्बी नहीं चाहता था कि किसी का भी ध्यान उसके ऊपर जाए, तो वो जानबूझ के अपनी पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। वहीं पे चेन के पास ज़ॉम्बी की अलग ही इन्फॉर्मेशन आई हुई थी, जो कि वॉयलेट ने भेजी थी, और वॉयलेट ने बताया था कि ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। इससे चेन को समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पे कमजोर होने का दिखावा कर रहा है। जिसके बाद अगला सीन जेवलिन थ्रो का था। जो बंदा अभी तक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो डंडे को काफी तेजी के साथ आगे फेंकता है, जो कि डायरेक्ट ज़ॉम्बी की पपेट की बुंड को चीरते हुए पार निकल जाता है। अब इससे ज़ॉम्बी की दोबारा सांसें अटक जाती हैं। यही नहीं, वो थ्रो ज़ॉम्बी की 2-3 बॉन्डी और लेता है, जो कि डायरेक्ट बुंड के अंदर घुसती है और वो डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर घुस जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे वो भी उन पपेट्स की इतनी बुरी हालत देख के हैरान हो जाते हैं। चेन बताता है कि ये बंदा पास हुआ, जिसके बाद वो बंदा ज़ॉम्बी को घूरते हुए निकलता है तो ज़ॉम्बी की सांसें अटक जाती हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पे जेवलिन थ्रो के लिए आता है और वन डंडे को पकड़ के फेंकने ही वाला था कि चेन उसे रोक लेता है और उसे पूछता है तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है ना, और वो ज़ॉम्बी को बताता है कि तुमको यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टरशिप डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसने मुझे बताया था कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे अभी की रिजल्ट देख के ऐसा लगता है कि तुम साला पासिंग ग्रेड पाने की ही कोशिश कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम जानबूझ के अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहे हो, और तुमने शुरुआत में मुझसे ये सवाल पूछा था कि अगर यहाँ पे किसी को ज़ॉम्बी मिल जाता है तो फिर उसके साथ क्या होगा। ऐसा लगता है कि तुम खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो। इस पे ज़ॉम्बी आगे से डर जाता है और चीखते हुए कहता है कि मैं इंसान ही हूँ भाई, इंसान ही हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट चेन उसे कहते हैं कि मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ कि तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुमने 32 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक आगे नहीं फेंका तो फिर इतना याद रखना कि तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसा लगता है कि तुमने प्रेसिडेंट वॉयलेट को फंसा लिया होगा किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके, और अगर ऐसी बात हुई तो फिर मेरे पास और कोई चारा नहीं रहेगा तुम्हें स्पाई की तरह पनिश करने के अलावा। अब इसे ज़ॉम्बी की फटने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी को भी पता चले कि वो एक ज़ॉम्बी है और उसे पनिशमेंट मिले। कौन अपना पीपी कटवाना चाहता है भाई? पीपी मतलब प्राइवेट पार्ट, यानी कि नुन्नू। इसके बाद ज़ॉम्बी सवालों की मझधार के अंदर फंस जाता है कि उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जब वो पहली बार ज़ॉम्बी बना था तो लोग उसका पीछा कर रहे थे हर जगह पे। वो उन लोगों का फ्यूल टैंक नहीं बनना चाहता है, ना ही उनकी खातिर कोई कभी ना एनर्जी खत्म होने वाली जनरेटर। इसीलिए ज़ॉम्बी फैसला करता है कि वो जितना दूर हो सकता है उतना दूर फेंकेगा। वहीं पे सभी लोग उसे कहते हैं कि इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी से फेंको। वहीं पे वो बंदा जो कि अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहा था वो भी ज़ॉम्बी की थ्रो के बारे में ही सोच रहा था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपना स्टैंस लेता है और अपने थ्रो के लिए रेडी हो जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी गहरी सांस लेता है और अपने सभी चीजों के बारे में सोचता है कि अभी तक उसने कितना ज्यादा वर्कआउट किया है, कितनी ज्यादा मेहनत की है। इसके बाद उसकी पावर अनलॉक होती है और वो अपना पैर जमीन पे मारता है तो उसकी फोर्स से वो पूरी जमीन ही हिलने लगती है। इसके बाद ज़ॉम्बी पूरी ताकत से वो डंडा हवा में फेंकता है और उसकी फोर्स से वहाँ पे शॉकवेव जनरेट होती है। हम देखते हैं कि वो डंडा आसमान को चीरते हुए स्पेस के अंदर चला जाता है, वहाँ के सैटेलाइट से टकरा के दूसरे सैटेलाइट से टकरा के मून की तरफ मुड़ जाता है। नीचे की तरफ शॉकवेव की वजह से सभी लोग आसमान से उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट चेन की भी हवा टाइट हो जाती है और वो आगे से कहते हैं होली काऊ। अब इसके बाद हमें प्यारे से चंदा मामा को दिखाया जाता है, जिनकी तरफ जेवलिन थ्रो यानी डंडा आगे बढ़ रहा था और वो उनके अंदर छेद करके पार निकल जाता है। और बेशक चंदा मामा के अंदर बड़ा छेद करने
वाला हमारा ज़ॉम्बी था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी की शॉक की वजह से जो लोग उड़ चुके थे वो आसमान से मिसाइल की तरह नीचे आके घुसते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी का हल्का सा फेस चेंज हो जाता है जो कि उसकी फॉर्म चेंज होने की वजह से हुआ है। ज़ॉम्बी के पास कई सारी फॉर्म्स हैं। अब इसके बाद वो दोबारा अपनी पहली फॉर्म के अंदर आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। वहीं पे प्रेसिडेंट चेन और बाकी लोगों का मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है कि मक्खी क्या मधुमक्खी के छत्ता भी अंदर घुस जाए। वहीं पे डॉन गुचिंग से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तुम्हें एग्जामिनर चेन का चेहरा तो देखो। और डॉन एक्साइटेड होकर उसे पूछती है कि तुमने कितनी दूर फेंक दिया। इस पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि जितना दूर हो सकता था उतना दूर फेंका है। वहीं पे हम लोग चंदा मामा का बचा हुआ टुकड़ा देखते हैं जो कि आगे से कहता है फक योरसेल्फ, साले तेरी वजह से अब मैं एस्ट्रॉइड बन चुका हूँ, अब अर्थ के चारों चक्कर घूम के मुजरा करता फिरूंगा। अब ज़ॉम्बी के इतने बड़े कारनामे के बाद उसे तुरंत क्वालिफाइड कर दिया जाता है और वो टेस्ट के अंदर पास हो जाता है। और वो डॉन से पूछता है क्या मैं सच में टेस्ट पास कर लूंगा। जिस पे डॉन आगे से हैरान होकर कहती है कि साले तू अपनी ताकत के साथ एक प्रेसिडेंट भी बन सकता है, तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट के पास कितनी ज्यादा अथॉरिटी होती है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को वॉयलेट का एग्जांपल देते हुए बताती है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि वो पूरी आर्मी की ट्रूप को कमांड दे सकती हैं, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज कैनन, यहाँ तक कि वो न्यूक्लियर वेपन तक को एक्सेस कर सकती हैं। और इसके अलावा उनके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है पूरी सिटी के अंदर जहाँ पे 30 मिलियन से ज्यादा भी लोग रहते हैं। और वो एक तरह से उस पूरी सिटी की मेयर हैं जो कि पूरी सिटी को मैनेज करती हैं और सिटी को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मेरे पास पहले से ही मेरी खुद की सिटी है। अब इसके बाद डॉन ज़ॉम्बी को बायोटेक डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाती है जहाँ पे उन लोगों के हिसाब से उनके वेपन्स बनाए जाएंगे। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर एक फोटो के ऊपर पड़ती है जहाँ पे हम लोग एक फैमिली और साथ ही में डबल पावर को भी देखते हैं। डॉन ज़ॉम्बी को उसके बारे में बताते हुए कहती है कि ये प्रोफेसर जिमी हैं, हमें इस डिपार्टमेंट का हेड बुलाया करते थे और ये फॉर्मर बायोटेक डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। लेकिन इनकी वाइफ के मरने के बाद ये एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए और ये ज़ॉम्बी के साथ साथ इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। अब वो ये कहती है कि इनका असली गोल इनकी वाइफ का ड्रीम पूरा करना था, लेकिन इनके पागलपन की वजह से इन्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद एकेडमी ने इन्हें ऑर्डर दे दिया मारने का और बेशक एकेडमी ने इन्हें मार दिया था। डबल बैटरी और सिंगल पावर और फिर शायद से दोनों भाई बहन है प्रोफेसर जिम्मी के बेटे। अब इसके बाद हम लोग अभी की उनकी डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, शायद से तुम लोगों ने टेस्ट को पास कर लिया है। वहीं पे ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है कि ये कौन है, जिस पे डॉन उसे बताती है कि ये प्रोफेसर जिम्मी की एडॉप्टेड डॉटर है जो कि अभी के लिए बायोटेक डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। अब इसके बाद बायोटेक डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट उन लोगों से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप का वेपन चाहिए, जिस पे डुआन आगे से एक्साइटेड होकर बताती है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसकी मदद करे किसी भी टाइप के वेपन को आसानी के साथ ले जाने में। बेसिकली डोरेमोन की पॉकेट मांग रही है और वो आगे प्रेसिडेंट को बताती है कि मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे मैं अपनी गन को कहीं भी छुपा सकूं और जब चाहे तब उसे बाहर निकाल के अपने एनिमी को सूद सकूं। जिसपे प्रेसिडेंट आगे से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम गनर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने वाली हो। जिसपे डॉन आगे से बताती है कि उसने पहले ही ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उसे सूटा सूटी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या, जिसपे ज़ॉम्बी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या तुम मेरे बारे में पूछ रही हो। वे प्रेसिडेंट जैसे ही ज़ॉम्बी को देखती है तो वो आगे से चीख के चिल्लाने लगती है कि ये तो ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी। लेकिन डॉन आगे से बताती है कि सिस्टर किन ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है, इसने बस ज़ॉम्बी वाला मास्क पहन रखा है किसी वजह से। लेकिन सिस्टर किन आगे से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देती हूँ या फिर तुम्हारी आंखें पिछवाड़े से निकल के बाहर आई हैं, वो एक सच में ज़ॉम्बी है, देखो उसकी तरफ। अब इससे ज़ॉम्बी कौपने लगता है लेकिन डॉन आगे से कहती है कि वो झूठ बोल नहीं रही है, उसने जेवलिन थ्रो के दौरान ज़ॉम्बी का चेहरा देखा था और वो सच में काफी ज्यादा कूल है। अब सिस्टर किन भी इस बात को मान लेती है क्योंकि अगर ज़ॉम्बी सच में ज़ॉम्बी होता तो वो सिस्टर किन के ऊपर पहले ही अटैक कर देता, खड़ा न रहता। ज़ॉम्बी को सच में बहुत ज्यादा हल्के में लिया जा रहा है। अब इसके बाद सिस्टर किन उसे पूछती है कि तुम्हें किस टाइप का इक्विपमेंट चाहिए। अब ज़ॉम्बी आगे से वही चीज मांगता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और वो आगे से बताता है कि साला जब भी मैं कुछ करने के बाद वापस घर जाता हूँ तो मैं आखिर में नंगा हो ही जाता हूँ, इसीलिए मुझे किसी इस टाइप के कपड़े की जरूरत है जो आसानी के साथ फटे नहीं या फिर वो फटे ही ना। अब इससे सिस्टर किन हैरान हो जाती है कि इसे इस टाइप के वेपन चाहिए, कपड़े जो कभी फटे ही ना। अब इसके बाद सिस्टर किन उन दोनों से कहती है कि डुआन को ऐसा वेपन चाहिए जो वो अपनी बॉडी के अंदर छुपा ले और तुम्हें ऐसे कपड़े चाहिए जो तुम्हें कभी नंगा ना होने दे, ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सॉफ्टमैनशिप क्लब को देखते हैं जहाँ पे हम लोग मार्शल को देखते हैं और वो उनकी प्रेसिडेंट के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। वे मार्शल आगे से बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे ही उन्होंने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक किया वैसे ही उनका विजन काला हो गया और जब उन्हें होश आया तो वो पहले ही टॉवल के ऊपर लटके हुए थे। जिसपे वो लड़की आगे से पूछती है क्या प्रेसिडेंट उसके खिलाफ जीत गई, जिसपे मार्शल आगे से बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसपे वो लड़की किताब को नीचे रखती है, मार्शल के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है। बेशक ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी तो मार्शल के गाल लाल हो जाते हैं और वो आगे से सब कुछ उगल देते हैं। तो फिर वो लड़की आगे से कहती है कि इसे जाने दो,
इसने अपना काम खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लैनकी है और ये सॉर्ट डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन सॉर्ट डिपार्टमेंट की है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि जो वॉयलेट है वो ब्लेड डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है और लैनकी सॉर्ट डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। और बेशक दोनों की चीजें एक ही हैं, काटने के काम में आती हैं, तो बेशक दोनों के बीच में तगड़ा महायुद्ध है कि कौन किससे बेहतर है। वहीं पे मार्शल अपने मन के अंदर सोचता है, मिस्टर ज़ॉम्बी आपको ऑल द बेस्ट कि आप लैनकिन से मिलने के बाद सही सलामत रहें। अब इसके बाद हम लोग क्लास को देखते हैं जहाँ पे टीचर उन लोगों को सिखा रहा था कि ज़ॉम्बी की हैबिट्स क्या क्या होती हैं और वो उन लोगों को काफी कुछ बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसानों का मांस खाना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन आजकल पता चला है कि उन्हें अंडे भी खाना काफी ज्यादा पसंद हो रखा है। साथ ही में वो प्रोटीन शेक भी पीते हैं, पता नहीं क्यों। वहीं पे ज़ॉम्बी इन सभी चीजों को धकाधक लिखे ले रहा था एकदम खतरनाक तरीके से। वहीं पे हम लोग डॉन के पीछे ककासी को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया था। वहीं पे डॉन ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम ये धकाधक लिखे क्यों ले रहे हो, जिसपे ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि ये जरूरी है, मुझे ये सभी चीजें अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, जिसे डॉन हैरान होती है कि फैमिली। अब इसके बाद उन लोगों को बताया जाता है कि सभी लोगों को जिम के अंदर बुलाया जा रहा है और ये इमीडिएटली मीटिंग होने वाली थी। अब अगला सीन जिम का होता है और सभी स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। वहीं पे डॉन और ज़ॉम्बी आइसक्रीम को लपेटे जा रहे थे। उसी टाइम पे वॉयलेट उन दोनों के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों को मैंने ही रिकमेंड किया है, तो फालतू के काम मत करना और मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी मत करना। वहीं पे डॉन ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम अपने मास्क के जरिए भी डायरेक्ट आइसक्रीम खा सकते हो, मुझे भी चाहिए एक मास्क। अब इसे ज़ॉम्बी की फट जाती है और वो आगे से कोई बहाना बनाने लगता है। वहीं पे हम लोग लैनकी को देखते हैं और उसका चेला उसे बताता है कि यही वो बंदा है जिसके बारे में मार्शल ने हमें बताया था। आपको किस एंगल से वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे तो बेचारा डरपोक लग रहा है, क्या मैं जाऊं उसे टेस्ट करने के लिए। इस पे लैनकी आगे से कहती है कि जाओ और जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसी टाइम पे जिम का दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि चीफ होता है और सभी लोग उसके लिए सर झुकाते हैं। डॉन ज़ॉम्बी का सर झुकाते हुए कहती है कि तुम भी अपना सर झुकाओ और वो उसको बताती है कि वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। तो फिर ज़ॉम्बी भी अपना सर झुकाता है। वहीं पे चीफ लैनकी से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कोई भी दिक्कत मत खड़ी करना। जिसपे लैनकी आगे से कहती है कि तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहीं पे चेला उसे पूछता है कि हम लोग ज़ॉम्बी के साथ कुछ करने नहीं वाले हैं। जिसपे लैनकी आगे से कहती है कि ज़ॉम्बी के मुकाबले में चीफ ज्यादा जरूरी है, मैं सिर्फ ताकतवरों की ही रिस्पेक्ट करती हूँ और किसी की नहीं। चीफ वॉयलेट के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया। ये देख के ज़ॉम्बी डॉन से पूछता है क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जिसपे डॉन उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें जेली कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि नहीं, मुझे तो अंडे पसंद है। और वो डॉन से पूछता है क्या चीफ शक्तिशाली है। इस पे डॉन उसे बताता है कि तुम्हें प्रोफेसर जिमी याद होंगे। चीफ प्रोफेसर जिमी के मास्टर पीस हैं, वो इंसानों की इवॉल्व वर्जन है। वो प्रोफेसर जिमी के हजारों एक्सपेरिमेंट में से जिंदा बचे एक इंसान है। प्रोफेसर जिमी के जाने के बाद उन लोगों ने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डिपार्टमेंट को बना लिया और जिस सिटी को वो कंट्रोल करते हैं उसके अंदर कम से कम 50 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। और 10 साल की उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान एक भी ज़ॉम्बी उनकी सिटी के अंदर नहीं आया है, क्योंकि उनका सिस्टम काफी ज्यादा शक्तिशाली है और सिटी के अंदर उन्हें ज़ॉम्बी का एक बाल भी मिलता है तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। अब इससे ज़ॉम्बी कांपने लगता है क्योंकि वो तो पूरा इंसान यहाँ पे आया हुआ है। अब इसके पास चीफ वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ मजाक के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उन लोगों की उनकी जरूरत है। जिसके बाद वो अपने रोबोट से कहते हैं कि प्रोजेक्शन को शुरू करो। जिसके बाद वो रोबोट वहाँ पे प्रोजेक्शन को शुरू करता है तो चीफ उन्हें बताते हैं कि ये वही स्पाई है जिसको हम लोगों ने कुछ टाइम पहले पकड़ा था, जिसने भाई बॉम्ब गिरा दिया था ज़ॉम्बी की सिटी के ऊपर। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यही वो बड़वा है जिसने मेरे ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था। चीफ आगे से बताते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको हमें तुरंत ही मार देना चाहिए था, लेकिन हमने इसे अभी जिंदा रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये प्रोफेसर जिमी के क्रिएटर का सबऑर्डिनेट हो सकता है। अब ज़ॉम्बी को जाके पता चलता है कि ज़ॉम्बी ही इनकी मेन टारगेट नहीं होते हैं और भी कई सारे लोग होते हैं जो इनके लिए टारगेट हैं। चीफ उन लोगों को बताता है कि उन लोगों ने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया उसे बातें उगलवाने के लिए, लेकिन वो कोई भी टेक्निक उसके ऊपर काम नहीं आए। यहाँ तक कि उनके सीनियर भी उसे बातें उगलवाने के मामले में फेल हो गए। अब हमें एक एक करके बताया जाता है कि इन लोगों ने कैसे कैसे तरीके पे इस्तेमाल किए। इन लोगों ने सबसे पहले इसे टाइगर से कटवाया, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ। सुइयां घुसा दी, घंटा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसके गोटे भी निकाल दिए। भाई मैंने तो मजाक में कहा था, इन लोगों ने सीरियस कर लिया और उसके गोटे निकाल लिए। इन लोगों ने मुंह के ऊपर कपड़ा रख के पानी भी डाला और ये सबसे खतरनाक तरीका होता है, लेकिन इसके बावजूद बंदे ने भाई अपना मुंह नहीं खोला। इसीलिए चीफ उस बंदे को यहाँ पे लेके आए हैं ताकि ये लोग अपने अपने तरीके का इस्तेमाल करें, और अगर इनमें से कोई भी इंसान उस स्पाई का मुंह खुलवा देता है तो चीफ उसे वादा करते हैं कि वो उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। अब ये बात सुन के वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट काफी कम नहीं होती है, ये काफी ज्यादा हाई होती है और सभी लोग मान जाते हैं कोशिश करने के लिए। जिसपे चीफ अपने लोगों से कहते हैं कि जाओ उसे यहाँ पे लेके आओ, और बाकी लोगों से कहते हैं कि जाओ जाके अच्छे से अपना लेग ट्राई करना। अब इसके बाद अगला सीन 2 घंटे बाद का होता है। एक एक करके कई सारे लोग जाते हैं और उसके ऊपर तरीके इस्तेमाल करते हैं, चिल्लाते हैं,
टॉर्चर करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, भूत को बुलाते हैं, लेकिन घंटा कुछ भी काम नहीं करता है। इससे वॉयलेट हैरान हो जाती है, यही सोचती है कि साले ये कैसे नमूने हैं, एक बंदे से मुंह नहीं खुलवा पा रहे हैं। वहीं पे डॉन ज़ॉम्बी से पूछती है क्या तुम उससे बात करवा सकते हो, जिसमें ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैं उसे नाच गाना मुजरा सब कुछ करवा सकता हूँ। अब इसे डुआन की आइसक्रीम नीचे गिर जाती है क्योंकि ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। भाई मैंने ये दो डिटेल मिस कर दी थी, लेकिन बता देता हूँ। पहला है जियान नुरसुनियो, ये देखो। इसके बाद भाई नाजी सिंबल हिटलर वाला जो ये हाथ खड़ा कर रहे हैं। डुआन इसे खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपना हाथ खड़ा करके चीफ को बताती है कि उसके दोस्त ने कहा है कि वो भी ट्राई करना चाहता है। इसके लिए चीफ मान जाते हैं और डुआन को समझ में नहीं आता है कि ज़ॉम्बी तो लो प्रोफाइल लेना चाहता था, लेकिन वो अचानक से ये क्यों करने के लिए मान गया। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी के सबऑर्डिनेट हमेशा उसकी कहना मानते हैं, लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से कुछ हफ्तों से वो बार बार अपना कंट्रोल खो दे रहे हैं और इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, शायद से ये बंदा उसकी कुछ मदद कर सके। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अंदर जाता है तो वो स्पाई उसे कहता है कि एक और आ गया, और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी का चेहरा देखता है तो उसे कहता है कि एकेडमी के अंदर इंसानों की कमी हो गई है, जो वो तुम्हारे जैसे राक्षस को यहाँ पे भेज रहे हैं, और वो उसे कहता है गिव अप कर दे, मैं अपने दोस्त फे को कभी भी धोखा नहीं देने वाला। लेकिन ज़ॉम्बी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के ऊपर एक कट मारता है, जिसको देख के वो बंदा आगे से हंसने लगता है और उसे कहता है कि ये छोटा सा कट थोड़ी सी और जर लगा मेरी जान, इसे कुछ नहीं होगा मुझे। साला इससे ज्यादा दर्द तो मुझे मच्छर काटने पे होता है, ये तो मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी उससे कहता है स्टैंड अप, और वो बंदा चुपचाप खड़ा भी हो जाता है। इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ, ये अचानक से कहना क्यों मानने लगा। अब इसके बाद हमें उस बंदे का जख्म दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी ने अटैक किया था। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी के जो वायरस थे वो उसकी बॉडी और सेल के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगते हैं। यानी कि ज़ॉम्बी के पास बॉडी मैनिपुलेशन से लेके माइंड कंट्रोल हर एक एबिलिटी है। वहीं पे ज़ॉम्बी के सेल इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ये तुम्हें अगले एपिसोड में दिखाई देंगे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बंदा आगे से अपना नाम बताता है। अब इससे डुआन वॉयलेट से पूछती है क्या ये सच में दूसरे लोगों की माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पे सवाल जवाब चालू करता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम प्रोफेसर जिमी के सबऑर्डिनेट थे, इसलिए तुम्हें काफी सारी जानकारी होगी। वो बंदा आगे से बताता है कि उसे काफी हद तक सारी चीजों के बारे में पता है। इस पे ज़ॉम्बी बिना अपना टाइम वेस्ट करे उसे डायरेक्ट पूछता है कि आजकल के ज़ॉम्बी अचानक से पागलपन क्यों होते दिखाई दे रहे हैं। इस पे वो बंदा आगे से बताता है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे कई सारी मेडिसिन को गिरा दिया है जिसको ब्रदर फे ने बनाया है। वो मेडिसिन जैसे ही ज़ॉम्बी खाते हैं तो कुछ तो पागल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कई सारे को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और हम लोग उन बजर्ग हुए ज़ॉम्बीज का इस्तेमाल करते हैं इंसानों के ऊपर अटैक करवाने के लिए। और इस बैटल के दौरान हम लोग बियॉन्डर्स एकेडमी का जितना भी डेटा होता है वो सभी कलेक्ट कर लेते हैं। ज़ॉम्बी उसे पूछता है कि तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि मुझे नहीं पता है, ब्रदर फे ने कहा था कि वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरा बस इतना ही काम था कि मुझे डेटा इकट्ठा करना था बियॉन्डर्स एकेडमी के मेंबर्स का, जब ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करते हैं और वो लोग लड़ाई करते हैं। ज़ॉम्बी उसे पूछता है कि प्रोफेसर जिमी कहाँ पे हैं, जिसपे वो बंदा बताता है कि वो अभी एक सीक्रेट बेस के अंदर है जो कि एच सिटी के अंदर है, और वो बेशक 500 मीटर की गहराई के अंदर रह रहे हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी उसे कहता है पीछे मुड़ जाओ, और जाते हुए कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा घिनौने हो, मैंने तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक वायरस प्लांट कर दिया है, तुम उसे चालू कर सकते हो सुसाइड कमिट करके, अब तुम उसका इस्तेमाल खुद से ही करोगे। इतना कहने के बाद ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर चला जाता है। अब इसके बाद हम उन लोगों के सीक्रेट बेस को देखते हैं जहाँ पे डबल बैटरी सिंगल पावर फिर से पूछता है कि अब वो लोग क्या करने वाले हैं। उनके स्पाई ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है और उन लोगों को अब तक उनकी पोजीशन और बेस के बारे में भी पता चल चुका होगा, लेकिन फिर आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें आने दो, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आके मुझे ढूंढे। इस पे डबल बैटरी सिंगल पावर कहता है कि आप खतरे में पड़ सकते हैं, उनसे निपटना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर आगे से कहता है कोई बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट पूरा होने ही वाला है और ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें हिस्टोरिकल मोमेंट को, द बर्थ ऑफ कंप्लीटली न्यू लाइफ फॉर्म, एक नई जिंदगी की जन्म को। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो सभी लोग ज़ॉम्बी को लेके बात करने लगते हैं, और वो लोग ज़ॉम्बी की पावर्स को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे, यहाँ तक कि वॉयलेट और लैन की भी हैरान हो जाती हैं। लेकिन चीफ उन लोगों से कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यूथ हमें इतनी आसानी के साथ पीछे छोड़ दी थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फ्रेशर्स के बीच में हमें कोई ऐसा टैलेंट मिल जाएगा। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को अपने साथ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, तो मैं इस वादे को पूरा करूंगा, मेरे साथ चलो, हम रजिस्टर्स को पूरा कर लेते हैं। वह फिर ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि प्रोफेसर जिमी के बारे में क्या, तो चीफ आगे से कहते हैं कोई बात नहीं है, वो भाग के नहीं जाने वाला है। अब इसके बाद चीफ ज़ॉम्बी को अपने साथ लेके कहीं पे चले जाते हैं। लैनकी का चेला उसे कहता है कि हम लोग उनके पीछे नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि साला वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पे कब से रजिस्ट्रेशन होने लगा। इस पे लैनकी आगे से कहता है कि हमें
हमें यहाँ पे चलना चाहिए, शायद से हमें कुछ जरूरी चीज मिल जाए। अब इसके बाद हम लोग अबैंडन एरिया को देखते हैं जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं। ज़ॉम्बी उस एरिया को देख के कहता है कि आप मुझे कहाँ पे ले आए हैं? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था तो फिर ऑफिस के अंदर ले जाते या फिर कहीं जिमी के पीछे ही चलते। लेकिन चीफ उसे कहते हैं कि ज़ॉम्बी तुमने इंसानी भाषा कब सीखी? ज़ॉम्बी कहता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तभी चीफ अपने हाथ को लेजर कैनन के अंदर बदलते हैं और डायरेक्ट ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। वहीं पे लैंकी उनका पीछे करते हुए आ रही थी तो फिर लैंकिन का चेला उसे संभाल लेता है और उसे लेजर बीम से बचा लेता है। लैंकी अपने चेले से कहती है कि वो ठीक है और उसे बताती है कि चीफ की टाचियन कैनन किसी भी मैटर यानी किसी भी चीज को गायब कर सकती है, वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे चीफ ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन बेवकूफों को ऐसा क्या लगा जो तुम लोगों को इस तरीके से एकेडमी के अंदर आने दिया। खैर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज़ॉम्बी का सर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मैंने उसका सर उड़ा दिया है तो फिर यहाँ पे अब कोई भी लॉस नहीं होगा। और चीफ वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस जगह पे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की बॉडी अपने आप ही मूव करती है और वो डायरेक्ट चीफ के ऊपर अटैक करके उसे दीवार में घुसा देती है। उसी टाइम पे चीफ के नैनोबॉट्स वहाँ पे आ जाते हैं जो कि चीफ की मदद करते हुए ज़ॉम्बी के ऊपर अपनी आंख से लेजर बीम फायर करते हैं जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। लेकिन ज़ॉम्बी उसे डॉज करते हुए जितने भी नैनोबॉट्स थे उन सभी को पकड़ता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे चीफ भी अपनी जान बचा के साइड में हटते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये चीज क्या है जो बिना सर के भी इस तरीके से मूव कर पा रही है जैसे कि वो भी जिंदा हो। भाई ओरिजिनल कॉकरोच हो रखा है। वहीं पे लैंकी और उसका चेला भी ज़ॉम्बी को इस तरीके से बिना सर के मूव करता हुआ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा चीफ के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है लेकिन चीफ इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और उसके ऊपर दोबारा लेजर कैनन से फायर करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी नीचे झुक के उसे डॉज कर लेता है और चीफ के मन के अंदर बस यही सवाल घूम रहा था कि बिना देखे बिना सर के ये इतनी तेज कैसे मूव कर पा रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी नीचे से हुक मारता है लेकिन चीफ उसे डॉज करके पीछे हट जाते हैं। वहीं पे चला लैंकी से कहता है कि चीफ मुसीबत में लग रहे हैं लेकिन लैंकी बताती है कि चीफ तो अभी सीरियस भी नहीं हुए हैं, उसके जैसे आदमी सिर्फ बड़ी मछली के सामने ही शो ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे और भी ज्यादा चीजें खतरनाक होने वाली हैं, हमें यहाँ से खिसक लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपने सर को बड़ी आसानी के साथ जनरेट कर लेता है। इसको देख के लैंकी का चेला हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी से इसका सर कैसे उगाया। वहीं पे ज़ॉम्बी चीफ से कहता है कि चलो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी चीफ को हर्ट नहीं करना चाहता है। चीफ उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिमाग को भी कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे लिए ये बुरी बात है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। इसके बाद वो अपने शरीर से कपड़ा हटाते हैं तो वो आधे रोबोट के बने हुए थे यानी कि साइबॉर्ग। इसके बाद वो वहाँ पे अपने मॉडल नंबर 1 को बुलाते हैं तो उनका मॉडल नंबर वहाँ पे आके सबसे पहले डिसमेंटल होता है और जितने भी पार्ट्स थे वो सभी चीफ की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं। जिसके बाद चीफ वहाँ पे एक मेका रोबोट बन जाते हैं। बेशक ये एल्ट्रॉन या फिर आयरन मैन की सस्ती कॉपी था। अब इसके बाद चीफ ज़ॉम्बी से कहते हैं कि मैं एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म हूँ और मैं कभी भी ज़ॉम्बी से बात नहीं करता हूँ। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर एक घुटना मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम वो पहले ज़ॉम्बी हो जिसने इस फॉर्म को विटनेस किया है, तो मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार और इज्जत वाला फील करना चाहिए। घुटना खाने के बाद ज़ॉम्बी उड़ते हुए जाता है लेकिन जब उससे पहले ही ज़ॉम्बी के पीछे आ जाते हैं और जब वो गिरने वाला था तो वो ज़ॉम्बी के पीठ के ऊपर एक जोरदार घींसा मारते हैं जिससे ज़ॉम्बी हवा में उड़ जाता है। लेकिन चीफ यहीं पे ही नहीं रुकते हैं और वो ज़ॉम्बी के ऊपर जाते हैं। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी जहाँ जहाँ पे जाता वहाँ पे चीफ पहले ही चले जाते हैं और उसके ऊपर पंचेस मार के उसे बास्केटबॉल बना देते हैं। इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं और मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी के ऊपर एक फाइनल ब्लो मारते हैं और उसे ऊपर से मार के सीधा जमीन के अंदर घुसा देते हैं। ज़ॉम्बी जमीन पे आके टप्पा खा के गेंद की तरह ऊपर उछलता है। उसके बाद चीफ भी नीचे आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज को मरना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने सीने के ऊपर लगे हुए सस्ते आर्क रिएक्टर के अंदर एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उसे सामने की तरफ एक और लेजर बीम को फायर करते हैं। और ये लेजर बीम पहले वाले से और भी ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली थी और जब वो लेजर बीम बंद होती है तो सामने से सब कुछ गायब हो चुका था, यहाँ तक कि बिल्डिंगें भी गायब हो जाती हैं। चीफ को ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी भी धूल बन के हवा में गायब हो गया होगा। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी धुएं से बाहर निकलता है जो कि आगे से बहुत ज्यादा जोर की चीख मारता है जिससे सभी लोगों के कानों में दर्द होने लगता है और वहाँ पे शॉक वेव जनरेट होने लगती हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर आ जाता है और सेकंड फॉर्म के अंदर उसकी आंखें आ जाती हैं, दांत भी और साथ ही में बाल भी। वहीं पे लैंकी, चीफ वो सभी लोग ज़ॉम्बी के ये वाली फॉर्म देख के हैरान हो जाते हैं और चीफ उसे पूछते हैं कि साला तुम चीज क्या हो। ज़ॉम्बी के बालों को देख के एक चीज याद आती है कि भाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो साइतामा भी नहीं कर सकता है। वहीं पे ज़ॉम्बी जैसे ही ट्रांसफॉर्म होता है तो हम लोग देखते हैं कि बादल एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी खड़ा था और वो सभी बादल एक जगह पे गोल गोल घूम रहे थे जैसे कि बहुत बड़ा बवंडर या फिर तूफान आने वाला है। डॉन, सिटी के लोग, लैंड की बाकी सभी लोग भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ये पूरा आसमान काला क्यों पड़ गया। वहीं पे ज़ॉम्बी की सेकंड फॉर्म और उसकी सेकंड पर्सनालिटी सन की टाइप की है, कोई उसे ज्यादा तू तड़ाक या
या फिर चुपड़ चुपड़ करे तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए ज़ॉम्बी चीफ से कहता है, तू घटिया इंसान, मैंने तुझे मौका दिया था कि हम लोग शांति से बात करके चीजों को संभाल लेते हैं, लेकिन तू नहीं माना। चल अब बता तुझे कैसे मरना है। वहीं पे लैनकी का चेला आगे से कहता है कि इसकी पर्सनालिटी तो साला 180 डिग्री घूम गई है। वहीं पे लैनकी आगे से कहता है कि अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है, मुझे बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। इसके बाद वो दोनों तुरंत वहाँ से खिसक लेते हैं। इसके बाद चीफ भी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो जब से पैदा हुए हैं किसी ने भी उन्हें आज तक इस तरीके से नहीं धमकाया है, और वो ज़ॉम्बी से कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आजा कर ले मेरा सामना। वहीं पे हम लोग लैनकी और उसके चेले को देखते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं कि उन लोगों ने आज तक कभी भी ज़ॉम्बी जैसा ज़ॉम्बी नहीं देखा है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन वो दोनों जब वहाँ से जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे उनके बगल से सियों से कुछ गुजरता है जो कि सामने की बिल्डिंग में जाके घुस जाता है, जो कि और कोई नहीं चीफ ही थे जिनके हाथ पैरों को अलग कर दिया गया था। वहीं पे ज़ॉम्बी भी पलक झपकते वहाँ पे आ जाता है और वो चीफ के सामने खड़ा था। वहीं पे चीफ मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3 और मॉडल नंबर 4 को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी अपने एक हाथ को सामने की तरफ करता है और एक ही बार में तीनों मॉडल्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। धमाके की वजह से चेला, लैनकी और चीफ तीनों एक जगह पे आके गिरते हैं। वहीं पे चीफ लैनकी से कहते हैं कि वो ज़ॉम्बी शक्तिशाली है, मेरी मदद करो उसे मारने में। जिसपे लैनकी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि आपका दिमाग खराब है, किसने कहा था कि आप उसे पहले उंगली करो। अब इसके बाद वो तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वहीं पे खड़ा रहता है। जिसके बाद वो अपना दाहिना हाथ उठाता है, उसे जमीन के अंदर घुसाता है और पूरी जमीन को ही उखाड़ देता है। वहीं पे लैनकी जब भाग रही थी तब उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि ये पूरी जमीन ऊपर की तरफ उठ रही है, और जब वो पीछे मुड़ के ज़ॉम्बी की तरफ देखती है तब तक ज़ॉम्बी ने जमीन उखाड़ दी थी और उसे ऊपर उठा दिया था। जिसके बाद हमें एक बहुत बड़े पैनल के साथ दिखाया जाता है कि कैसे जमीन आधी से तिरछा उठ चुकी है। वहीं पे सिटी के दूसरी साइड वाले लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा भूकंप आया है भाई कि आधा शहर ही तिरछा हो गया। वहीं पे डुआन भी आगे से खिड़की से देखते हुए कहती है कि साला ये आधा एरिया हवा में क्यों उड़ रहा है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी नीचे से छलांग मारता है और उस तिरछा उठी हुई शहर के ऊपर तेजी के साथ आगे बढ़ के चीफ को हवा में ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो चीफ को बालों से पकड़ के उठा लेता है, जो कि जेनोस वाला सीन था, और उसे कहता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें डर महसूस हुआ। ज़ॉम्बी चीफ से कहता है कि तुम शहीद है, मैं तुम्हारे रोबोटिक माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अभी भी कुछ हिस्से इंसानी हैं, जैसे कि तुम्हारा दिमाग। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपनी उंगलियों को चीफ के सर के अंदर घुसा देता है और उनकी बॉडी के अंदर अपने ब्लड सेल डाल के चीफ की मेमोरीज को चेक करने लगता है, जहाँ पे ज़ॉम्बी को पता चलता है कि चीफ काफी कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। जिसके बाद इन्हें प्रोफेसर जिमी ने पकड़ लिया और उनके ऊपर अलग अलग तरह के बॉडी मॉडिफिकेशन किए गए। बेसिकली इंसानों पार्ट्स को अलग करके रोबोटिक पार्ट्स लगा दिए गए थे। जिसके बाद चीफ न चाहते हुए भी जिंदा लाश बन के रह गए। ज़ॉम्बी उनसे कहता है कि आपकी लाइफ तो एक ज़ॉम्बी से यानी कि मरे हुए से भी ज्यादा बदतर है, फिर भी तुम अभी तक जिंदा रह रहे हो। तुम्हारा जिंदा रहना मरने से ज्यादा पेनफुल है। धत, तुमने सारा मेरा मूड खराब कर दिया। इसके बाद ज़ॉम्बी चीफ को ऐसे ही छोड़ देता है, जिसको वहाँ पे लैनकी आके पकड़ लेती है। वहीं पे लैनकी इस बात से हैरान हो जाती है कि ज़ॉम्बी दूसरे लोगों की मेमोरीज को भी पढ़ सकता है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को रात के टाइम पे उसके घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो अपना सारा सामान बांधते हुए कहता है कि साला मैंने फिर से अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल खो दिया। ये दुनिया बहुत ज्यादा कायर होती जा रही है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा ताकि मैं एक अच्छा और काइंड ज़ॉम्बी बने रहूं। इसके बाद वो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और दरवाजे को बंद करके वहाँ से गुड बाय ह्यूमंस कह के भागने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे वॉयलेट आ जाती है, जो कि उसे पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हो। तो ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं बिल्कुल भी विटनेस पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो अटैक करने को आगे बढ़ता ही है कि उसी टाइम पे वॉयलेट उसके सामने एक पेपर करती है, जो कि उसके वाइस प्रेसिडेंट बनने का प्रेसिडेंट पेपर था, और वो उसे बताती है कि तुम अब से ऑफिशियली बियॉन्डर्स एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो। ये देख के ज़ॉम्बी हैरान होता है और वॉयलेट से पूछता है कि यह सच में चीफ के सिग्नेचर हैं, उन्होंने कुछ आगे से कहा नहीं। जिसपे वॉयलेट आगे से बताती है कि उन्होंने बस इतना ही कहा कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। जिसके बाद वॉयलेट अंदर जाते हुए कहती है कि अब से तुम प्रेसिडेंट बन चुके हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब इसके बाद हम लोग चीफ को देखते हैं, जहाँ पे लैनकी उसे पूछती है कि आपको पता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, तो भी आप उसे यहाँ पे क्यों रख रहे हैं। जिसपे चीफ आगे से कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ज़ॉम्बी है या इंसान है, मुझे उसकी ताकत चाहिए ताकि मैं प्रोफेसर जिमी को पकड़ सकूं। लैनकी आगे से पूछती है कि अगर वो दोबारा बुजुर्ग हो गया तब हम लोग क्या करेंगे। जिसपे चीफ आगे से कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने पहले ही सारी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। जिसपे लैनकी कहती है कि हाँ। जिसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो लोग प्रोफेसर जिमी के सारे वजूद ही मिटा देंगे। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी की सिटी के लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वर्मिट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि किंग को इंसानों ने हॉस्टेज बना लिया है, हमें किंग को सपोर्ट करने के लिए जाना चाहिए और उन्हें बचा के वापस लाना चाहिए। जिसके बाद वो लकी से पूछता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। लकी आगे से कहता है कि ये बेवकूफ हो चुका है, क्या इसे सच में लगता है कि बॉस को मदद की जरूरत है। जिसपे आगन उसे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ब्लैकी आगे से कहता है कि छोड़ दो, उसे जाने दो, जो करना है करने दो, बॉस के अलावा उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। जिसके बाद हम लोग एक एयरक्राफ्ट शिप को देखते हैं। वहीं पे चीफ सभी लोगों से कहते हैं कि ये हमारी
हमारे पास एक आखिरी मौका है प्रोफेसर जिमी को पकड़ने का, इसीलिए हर कोई अपनी पूरी जी जान लगा दो। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी और डुआन को देखते हैं जो कि अलग जगह पे आ चुके थे और ये भी उसी सिटी का हिस्सा है, बस इसे पहले ही खाली करवा दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 56 रेजिमेंट ज़ॉम्बी के पास आती है और उसे कहती है कि हमें बताइए कि हमें क्या करना है हमारे माइटी लीडर, क्योंकि अब ज़ॉम्बी एक वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था तो फिर उसे और भी ज्यादा कई सारे डिविजन्स और फोर्स को कमांड देना पड़ेगा कि उन्हें क्या करना है। ये देख के ज़ॉम्बी हैरान होता है कि अब उसे यहाँ पे 12,000 लोगों को अपनी कमांड के अंदर रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी के पास सच में 12,000 से ज्यादा लोग हैं जो उसकी अंडर कमांड के अंदर काम करने वाले हैं। ज़ॉम्बी भागते हुए एक सोल्जर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं तुमसे कुछ भी करने को कहता हूँ तो तुम कर लोगे। जिस पे वो कहता है यस सर। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि खुद को मार लो, तो वो सोल्जर भाई ग्रेनेड की पिन निकालता है और आगे से कहता है जैसा आपकी मर्जी सर। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था यार, ऐसे ही कह दिया था। इसके बाद वो जल्दी से ग्रेनेड को फेंकता है दूसरी साइड पे, जिससे वो सोल्जर को बचा लेता है और खुद से पसीना पोंछते हुए कहता है कि ये लोग तो साला सच में मरने को राजी हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किसी दूसरी सिटी से कुछ लोग आते हैं जो कि ज़ॉम्बी से कहते हैं कि तुम्हारा साइड, तुम एक साइड कैरेक्टर हो और तुम्हारे अंदर दम नहीं है। मुझे लगा था कि वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी शक्तिशाली होंगे लेकिन ये तो कमजोर निकले। इसके बाद वहाँ पे एक और चेला आता है और वो दोनों एक साथ जमीन पे लैंड होते हैं और आगे से कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस को तुम जिसे कमजोरों के हवाले क्यों कर दिया गार्ड करने के लिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों स्टेनलेस स्टील एकेडमी से आए हैं जो कि इनकी बियॉन्डर्स एकेडमी की मदद करने के लिए आए हैं उनके टारगेट को पकड़ने के लिए। वेपेडॉन उन दोनों का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील एकेडमी के स्टील ब्लेड डिपार्टमेंट के 2 हेड्स हैं, प्रेसिडेंट बैंग और वाइस प्रेसिडेंट चोई। अब इसके बाद हम लोग फिर से उन्हीं स्टेनलेस स्टील एकेडमी के एक और बंदे को देखते हैं जो इस बात से काफी ज्यादा नाराज था कि जब मामला इन लोगों का है तो फिर हमें यहाँ पे क्यों घसीटा जा रहा है। और वो वायलेट और लियानकी से कहता है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने एक नए बच्चे यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी को एक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन्स पे रखवाली करने के लिए क्यों रखा है। इस पे लियानकी आगे से कहती है चीफ गैम आपको जितना कहा गया है उतना करिए, हमारे पछेड़े में टांग घुसाने की जरूरत नहीं है। आप बाहर वाले हैं तो फिर आपके पास कोई भी सवाल नहीं है कि आप हमारे चीफ के पीछे उंगली करें। जिसपे गैंग आगे से कहता है ठीक है भाई, मिशन जरूरी है लेकिन हम लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो नया बच्चा ज़ॉम्बी वहाँ पे टारगेट को ब्लॉक करने के लिए क्यों बैठा हुआ है। इस सिटी के पास काफी ज्यादा बड़ी बड़ी रोडें हैं तो फिर तुम लोगों ने एक नए बच्चे को वहाँ पे क्यों भेज दिया उस पूरी लोकेशन को गार्ड करने के लिए। जिसपे चीफ उसे कहते हैं क्योंकि वो तुम्हें इतना मार सकता है कि तुम पैंट में सूसू कर दो। जिसपे एक दूसरा बंदा जिसने अपने मत्थे पे पट्टी बांध रखी थी वो चीफ से कहता है कि भाई बकवास मत करिए, क्या आपको लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है कि मैं आपसे कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अब इसके बाद हम लोग डबल बैटरी, सिंगल पावर और फेक को देखते हैं। डबल बैटरी आगे से बताता है कि उन लोगों ने पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है तो फिर उसे कहता है कि जल्दी से सभी ज़ॉम्बीज को रिलीज कर दो। तो फिर डबल बैटरी आगे से जितने भी ज़ॉम्बीज उन लोगों ने अभी तक पकड़ रखे थे उन सभी को रिलीज कर देते हैं। उसी टाइम पे डबल बैटरी की नजर वर्मिट के ऊपर पड़ती है और आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ अजीब ज़ॉम्बीज बीच में मिक्स हो गए हैं, ये अपनी मर्जी से आया है, मिक्स नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी एग्जिट से भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे वो सभी गार्ड्स आके उन्हें मार देते हैं। वहीं पे प्रेसिडेंट बैंग और चोई आगे से भाई चिल कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई भी जरूरत नहीं थी। वहीं पे ज़ॉम्बी उनमें से एक ज़ॉम्बी को पकड़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये वाले ज़ॉम्बी उसके ट्राइब के नहीं है। डुआन ये सुनती है और दूसरी तरफ सिटी बजाते हुए कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना है। अब इसके बाद बैंक ज़ॉम्बी के पास जाता है और उसे कहता है कि आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो और ये जगह हमारे हवाले छोड़ सकते हो। तुम्हारे जैसे कमजोरों को तो बच्चों के खिलौने के साथ खेलना चाहिए। इसे डुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और वो हिलता नहीं है। ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन बैग उसे कहता है कहा ना चले जाओ यहाँ से। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को चैनसो की आवाज आती है और जब वो चारों साइड में देखते हैं तो फिर वहाँ पे वर्मिट आ चुका था जो कि हंसते हुए उन लोगों से कहता है अरे वाह वाह। वहीं पे ज़ॉम्बी वर्मिट से कहता है तू इधर क्या कर रहा है बे। वहीं पे डबल बैटरी वर्मिट को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन के अंदर सोचता है कि ये तो मिक्स एट्रीब्यूट वाला ज़ॉम्बी है, ये तो बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है सुबह से। इसके बाद वो वर्मिट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि अब तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाई देता है। अब इसके बाद हम लोग वर्मिट को देखते हैं और उसका चेला उसके पास आता है और उसको कुछ गैसोलीन नाम का चीज देता है और वो चेला वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर देता हूँ। इसके बाद वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अब से मैं कभी भी किंग के यानी ज़ॉम्बी के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वर्मिट आगे से चिल्लाते हुए कहता है किधर भाग रहे हो, किंग को इस बारे में नहीं पता चलेगा, मुंह मत खोलना अपना। अब इसके बाद वर्मिट आगे से कहता है कि मुझे उनकी जरूरत भी नहीं है, मैं इंसानों को खुद से ही मार सकता हूँ। लेकिन गलती से वर्मिट उसी मेडिसिन को सूंघ लेता है जो वह डबल बैटरी सिंगल पावर फैलाते हैं ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए। वर्मिट उसे सूंघ के कहता है कि इसकी खुशबू तो मिठाई की तरह है लेकिन साला स्वाद क्यों कड़वा है। अब इसके बाद डबल बैटरी सिंगल पावर वर्मिट को कंट्रोल करने लगता है। वहीं पे ज़ॉम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि लिटिल वर्मिट यहाँ पे क्या लेने के लिए आया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्मिट सबसे पहले गैसोलीन का डिब्बा
लोहा काटता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट गैसोलीन को पीने लगता है, पता नहीं क्यों। डुआन आगे से कहती है कि ये इंजन है क्या या फिर जनरेटर जो साला गैसोलीन पी रहा है। गैसोलीन यानी कि डीजल या फिर मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल पीने के बाद वर्मिट चैनसो की चेन खींचता है तो फिर चैनसो चलने लगता है। अच्छा, गैसोलीन इस काम में आता है। चैनसो चलने के बाद वर्मिट पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों को काट के रख दूंगा। अब वर्मिट आगे से एक जोरदार चीख मारता है तो उसकी चीख की वजह से जो भी लोग थे वो सभी अपना कान पकड़ लेते हैं। डुआन तो उड़ते हुए दूर गिर जाती है। इसके बाद डुआन आगे से कहती है कि वो चीज क्या है, इसने तो हमें डरा दिया है। वहीं पे वर्मिट आगे से कहता है, घटिया इंसानों, तुम लोग अपने ग्रैंडपा चैनसो के साथ खेल सकते हो। वहीं पे प्रेसिडेंट बैंक आगे से कहता है कि मुझे भी कुछ कमाल की चीजें करनी थी, कम से कम तुम तो आ गए हैं। हालांकि तुम्हारी आवाज की वजह से मैंने हक दिया है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। डिजिटल सूट है, खुद ही साफ कर देता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी डुआन को पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है। डुआन पूछती है कि हम लोग भाग क्यों रहे हैं, हमारे पास अभी तो प्रेसिडेंट हेड हैं। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि वो लोग उसे मार ही नहीं पाएंगे। डुआन आगे से कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो। ज़ॉम्बी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ज़ॉम्बी डुआन को बताता है कि उसके पास कभी न मरने वाली बॉडी है, भाई असल में अमर है। प्रेसिडेंट बैंक आगे से कहता है कि देखा उस कमजोर को, जैसे ही कोई ताकतवर एनिमी आया तो तुरंत वहां से डर के भाग गया। जिसपे वाइस प्रेसिडेंट आगे से कहता है कि मुझे इसे संभालने दीजिए। जिसपे वाइस प्रेसिडेंट कहता है ठीक है जाओ। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वर्मिट के पास जाता है और जब प्रेसिडेंट आगे से कुछ कह ही रहा था उसी टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट उसके बगल से स्यू करके निकलता है और टैंक में जाके घुस जाता है। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट बैंक पीछे मुड़ के देख ही रहे थे उसी टाइम पे वर्मिट उनके पीछे स्यू से करके आ जाता है और उससे कहता है तो कैसे मरना चाहते हो भाई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी और उसका सोल्जर वो दोनों ही भाई छत पे आ जाते हैं। वहीं पे नीचे की तरफ वर्मिट प्रेसिडेंट बैंक को भाई कुत्ते की तरह पीटता है और मार मार के उनकी हालत खराब कर देता है। वहीं पे डबल बैटरी सिंगल पावर आगे से हंसते हुए कहता है वाह वाह, ये तो कमाल का है, मजा आ गया भाई, पैसा वसूल है। वहीं पे हम लोग वर्मिट को देखते हैं जो कि प्रेसिडेंट बैंक को पकड़ता है और उठा के खंबे के ऊपर दे मारता है। वहीं पे प्रेसिडेंट बैंक उसके ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि मैं कोई कमजोर थोड़े हूँ, लेकिन वर्मिट उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे प्रेसिडेंट बैंक गोल गोल घूमते हुए जमीन में घुसते हैं और वर्मिट दोबारा उनके ऊपर किक मारता है जिससे वो गोल गोल घूमते हुए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जाके टकरा जाते हैं। जिसके बाद वर्मिट उन दोनों के ऊपर पैर रख लेता है और उससे कहता है तो कैसा लगा। जिसके बाद वो अपना चैनसो उठाता है और आगे से प्रेसिडेंट बैंक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट बैंक अपने हाथ की मदद से उसे रोक लेते हैं और वैसे भी उनका सूट स्टेनलेस स्टील की वजह से बना है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी और वो तीनों दूरबीन से ये सब कुछ देख रहे थे। डॉन आगे से कहती है कि प्रेसिडेंट इतनी बुरी तरीके से पिटे थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं पे हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि आगे से कूल बनते हुए कहते हैं कि मैं एक प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं हार सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो चैनसो को अपने चेहरे के पास देखते हैं तो आगे से रोते हुए कहते हैं मम्मी मैं नहीं मरना चाहता, बचा लो मुझे कोई। अब इससे इन दोनों के चेहरे लटक जाते हैं। वहीं पे डबल बैटरी आगे से हंसते हुए कहता है कि ये तो साले बेवकूफ लोग हैं, इन्हें क्या लग रहा था कि इतनी आसानी के साथ आके हमें पकड़ लेंगे। डॉन आगे से कहती है कि हम लोग वहाँ पे ऑर्डिनरी सोल्जर्स को नहीं भेज सकते हैं, वो सभी मारे जाएंगे। वहीं पे सोल्जर ज़ॉम्बी से पूछता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। वहीं पे ज़ॉम्बी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वर्मिट ने उसे पहचाना क्यों नहीं। जिसके बाद वो डुआन से कहता है कि जाओ और जाके उसे होश में लाओ। डुआन इस बात से हैरान होती है और कहती है क्या। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाके उससे लड़ाई करूँ। क्या तुमने देखा नहीं कि उसने कैसे उन दोनों प्रेसिडेंट के छक्के छुड़ा दिए, क्या मैं वहाँ पे जाके उसका खाना बनूं। जिसपे ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मुझे अपना हाथ देना। जब डुआन उसे अपना हाथ देती है तो ज़ॉम्बी उसके ऊपर काट लेता है, जिससे डुआन आगे से घबराते हुए कहती है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो मेरे दिमाग को कंट्रोल करके। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जिसके बाद वो आगे से डुआन से कहता है कि उसे ज्यादा जोर से मत मारना। वह हम लोग प्रेसिडेंट को आगे से देखते हैं जो कि आगे से रोते हुए वर्मिट से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना देना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे मत मारो। वह पे वर्मिट आगे से हंस रहा था, लेकिन उसी टाइम पे उसे पीछे से और भी ज्यादा जोरों से हंसने की आवाज सुनाई देती है और कोई उसे कहता है छोटे चूहे विद चैनसो, तुझे क्या लगता है कि तू बिल्कुल भी कमाल का आदमी नहीं है। वर्मिट आगे से पीछे मुड़ के कहता है कि कौन है भाई, किसको इतनी ज्यादा चर्बी चढ़ी है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डुआन आ रही थी जो कि अपने साथ मशीन गन लेके आ रही थी, वो भी उससे बड़े साइज की। ये अगर 3.5 फीट की है तो इसकी मशीन गन 4 फीट की है। वहीं पे डुआन के ऊपर ज़ॉम्बी की एस्ट्रॉइड का असर हो चुका था, यानी कि ज़ॉम्बी के ब्लड सेल का। ज़ॉम्बी अपनी बॉडी के अंदर से ड्रग बनाता है एस्ट्रॉइड। ज़ॉम्बी भी लाइक यूज माय ज़ॉम्बी ड्रग, यू विल बी नाउ हेवन। अब इसके बाद डुआन की भी पर्सनैलिटी पागलों की तरह हो
जाती है और वो आगे से हंसते हुए वर्मिट से कहती है कि मेरे साथ तुम खेलते क्यों नहीं हो। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ह्यूमन जीन को पूरी तरीके से तोड़ के अलग कर देते हैं और वहाँ पे खुद के ही जीन को बना देते हैं, जिससे बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब इसी का नतीजा था कि हमारी भोली वाली डुवान अब खतरनाक मॉमी बन चुकी थी। वहीं पे प्रेसिडेंट बैंक आगे से डुवान को देख के हैरान हो जाते हैं कि अभी तो ये बच्ची थी, अचानक से मॉमी कैसे बन गई। वहीं पे परमिट उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ खेल भी सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। जिस पे डुवान भी आगे से उसी तरीके से जवाब देते हुए कहती है कि तुझे क्या लगता है कि तू कौन सा स्पेशल है। जिसके बाद वो आगे से मशीन गन उठाती है और वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है। वो सभी गोलियां वर्मिट की तरफ तेजी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन वर्मिट ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी और वो एक एक करके सभी बुलेट्स को डॉस करने लगता है। वहीं पे प्रेसिडेंट अपने घुटने लपेट के चुपचाप नीचे बैठे हुए थे और दिल से बस यही दुआ कर रहे थे कि मुझे बस जिंदा अपने घर वापस लौटा दो, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद डुवान आगे बढ़ती है और सीधा वर्मिट के ऊपर पंचेस बरसा देती है। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट चोई प्रेसिडेंट बैंक के पास आते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं कि भागो, इससे पहले कि हम लोग यहीं पे मारे जाएं। हम देखते हैं कि डुवान सीधा वहां पे एक लंबी छलांग मारती है और सीधा वर्मिट के मुंह के ऊपर किक मारने की जगह पे अपने दांतों से ग्रेनेड बाहर निकालती है और उसके मन के अंदर मिठाइयां समझ के ठूंस देती है और तुरंत वहां से भाग भी जाती है। इसके बाद मन में लड्डू फूटा नहीं, लेकिन मुंह में ग्रेनेड जरूर फूटा और वर्मिट की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन वर्मिट दोबारा रिजनरेट होता है और आगे से कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगी, मुझे तो इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन उसी टाइम पे डुवान शॉर्ट गन का इस्तेमाल करती है और वर्मिट के मुंह के ऊपर उन्हें ही शूट कर देती है। इसके बाद वो गन को लोड करते हुए कहती है कूल। वहीं पे सोल्जर ज़ॉम्बी से पूछता है कि आपने डुवान के साथ अभी क्या किया है, जिसपे ज़ॉम्बी आगे से बताता है कुछ नहीं, बस डुवान के जीन्स को हल्का बहुत मॉडिफाई कर दिया। इसके बाद ज़ॉम्बी बताता है कि डुवान और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकती है, लेकिन उसकी बॉडी ने उसे रोक रखा था, लेकिन उसके जीन को मॉडिफाई करने के बाद वो पहले से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग वर्मिट को देखते हैं और उसे आगे से दर्द होने लगता है। वहीं पे डुवान आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये फीलिंग यही तो मुझे काफी टाइम से पसंद थी। वहीं पे दोनों प्रेसिडेंट की सांसें अटकी हुई थी और ये अपनी मम्मी को याद कर रहे थे। इसके बाद वर्मिट दोबारा डुवान के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जैसा बेकार इंसान मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन डुवान तो उससे और भी ज्यादा फुर्तीली थी और वो एक झटके में वर्मिट के पास पहुंच के उसके चैनसों को नीचे दबाती है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के उसे दूर उड़ा देती है, जिससे वर्मिट को दर्द भी होता है। जिसके बाद वो रोड पे कंचे की तरह गोल गोल घूमता है और मुंह के बल नीचे गिर जाता है। वहीं पे डुवान भी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और गोल गोल करके वर्मिट के पास पहुंचने लगती है। वहीं पे दोनों प्रेसिडेंट एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और डरते हुए कहते हैं कि ये कब से इतनी ज्यादा शक्तिशाली बन गई। ऐसा लगता है कि ये दिखावा कर रही थी कमजोर होने का, लेकिन उससे बढ़ के ये तो साली साइको लग रही है। अब इसके बाद डुवान आगे से बजूका निकाल लेती है और आगे से कहती है कि अब वक्त आ चुका है बिग बैंग बजूका का। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी की नजर वर्मिट के ऊपर पड़ती है तो वर्मिट के हाथों में और भी ज्यादा बड़ा गैसोलीन का कैन लग जाता है, जिसके बाद वर्मिट उसे पी लेता है और पीने के बाद उसकी दोबारा पावर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के सामने चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं नहीं इंतजार कर सकती हूँ अटैक करने के लिए। अब इसके बाद डुवान सामने की तरफ से बजूका रिलीज करती है तो बजूका के गन के यानी कि मिसाइल के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि वर्मिट पहले से और भी ज्यादा फुर्तीला और शक्तिशाली हो चुका था। इसी के साथ वो डुवान के दो टुकड़े करते हुए पार निकल जाता है। वो दोनों प्रेसिडेंट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं वो तो मारी गई, अब हमारा क्या होगा। वहीं पे वर्मिट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक अनडेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डुवान उसे कितनी भी बार मारती है, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि पता नहीं कोई हैंड मूव बनाता है, जिसके के बाद हम लोग देखते हैं कि डुवान की बॉडी जो कि बीच से कट चुकी थी वो दोबारा रिजनरेट होने लगती है और दोबारा जुड़ जाती है। और यही नहीं, वो अपनी बॉडी को 360 डिग्री घुमाते हुए वर्मिट से कहती है कि तुमने क्या कहा कि तुम एक अनडेड हो, तुम्हें बता दो कि मैं भी एक अनडेड हूँ। ये देख के वो दोनों प्रेसिडेंट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो अमर है, जिंदा है ये। इसके बाद डुवान वर्मिट से कहती है कि चलो हम लोग दोबारा खेलते हैं। वहीं पे दोनों प्रेसिडेंट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो पागल हो चुके हैं और दोनों अपनी जान बचाते हुए कहते हैं कि मम्मी हमें कोई बचा लो। वहीं पे वर्मिट भी आगे से कहता है कि साला यहाँ पे असली ज़ॉम्बी कौन है, मैं या तुम। वहीं पे ज़ॉम्बी भी डुवान की प्रोग्रेस को देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीन को म्यूटेशन देने के बाद वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि बोन को जो कि टूट चुके हैं, मसल जो कि फट चुके हैं, उन्हें दोबारा रिजनरेट करके खुद को हील कर पाएंगे और साथ ही में जो पेन होना था वो भी गायब कर देंगे। अब ज़ॉम्बी को ये काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो इससे डुवान थोड़ी सी मुसीबत में पड़ सकती है। वहीं पे ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वर्मिट उसका कहना नहीं मान रहा था। वहीं पे हम लोग डुवान को देखते हैं जो कि साइको की तरह हंसते हुए वर्मिट से कहती है कि खेलो ना। जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वर्मिट के ऊपर अपनी मनी गन का जहाँ पे गोलियां लोड होती हैं, जहाँ पे हैंडल होता है, वो डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर दे मारती है, जिससे वर्मिट को बड़ी जोर की पड़ती है और वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन डुवान पहले ही उस जगह पे पहुंच जाती है और दोबारा उसके
सर के ऊपर मिनी गन का हत्था दे मारती है। अब इसे वर्मिट सीधा जाके आसमान से जमीन के अंदर घुसता है और बाहर निकल के कहता है कि तुम मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। लेकिन उसी टाइम पे डुवान दोबारा उसके पास आती है, जिसके बाद वो दोबारा अपनी मिनी गन का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले वो उसके हाथ को तोड़ती है, जिसके बाद वो उसके पिछवाड़े को तोड़ती है, जिसके बाद वो उसके सर को तोड़ती है और इसी तरीके से कर करके वो उसकी पूरी बॉडी को जमीन के अंदर धंसा देती है। जिसके बाद वो उसके सर को गोल्फ बॉल की तरह उड़ाने ही वाली थी कि उससे पहले वर्मी सरेंडर कर देता है और आगे से कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुरंत घर वापस लौट जाऊंगा, बस मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूँ। वहीं पे ज़ॉम्बी डबल बैटरी दोनों ही वर्मिट को देख रहे थे। अब इसके बाद डुवान भी अपनी मिनी गन को साइड कर देती है और उसे कहती है ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे वर्मिट स्नीक अटैक कर देता है और उसे कहता है ये ले स्नीक अटैक। वहीं पे डुवान स्नीक अटैक खाने के बाद तेजी के साथ उन दोनों प्रेसिडेंट के पास जाके गिरती है। वहीं पे ज़ॉम्बी भी आगे से हैरान होकर कहता है कि वर्मिट साले मदर फकर, तुझे ये कब किसने सिखाया कि स्नीक अटैक कैसे किया जाता है। वहीं पे हम लोग डुवान को देखते हैं जो कि अब नॉर्मल हो चुकी थी, ड्रग्स का असर खत्म हो चुका है। वहीं पे वर्मिट आगे से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमसे स्टिमुलेट कर रखा था और अब इफेक्ट जा चुका है तो तुम नॉर्मल हो चुकी हो। जिसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पे डबल बैटरी आगे से हंसते हुए कहता है कि ये तो और भी ज्यादा कमाल की बात है, ये स्नीक अटैक इसने कभी ये अटैक सीख लिया। वहीं पे ज़ॉम्बी अपना सर पकड़ लेता है, ये सोचते हुए कि अब मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा। वहीं पे डबल बैटरी आगे से हंसते हुए कहता है कि जाओ और जाके उन्हें मार दो और सारा काम खत्म कर दो। और वहीं पे वो तीनों आगे से वर्मिट को देख के चिल्लाते हुए कहते हैं कि मम्मी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे डबल बैटरी की नजर ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है और वो मन के अंदर सोचता है कि एक और बॉस लेवल का ज़ॉम्बी यहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन वो आगे से हंसते हुए कहता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक अपने पास बाहुबली है तब तक हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन वर्मिट जैसा ही ज़ॉम्बी को देखता है तो वो आगे से कांपने लगता है। वहीं पे ज़ॉम्बी भी आगे से उसे डराते हुए कहता है लिटिल वर्मिट, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ कि मैं कौन हूँ। वहीं पे वो तीनों आगे से भाई डर के मारे कांपने लगते हैं और डबल बैटरी को समझ में नहीं आता है कि वर्मिट आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वही तो वर्मिट आगे से भाई कांपने लगा था ज़ॉम्बी को देख के और ज़ॉम्बी उससे कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें घर में ही रहना है, चलो अब जल्दी से बताओ मुझे कि तुम यहाँ पे क्यों और कैसे आए। अब इसके बाद हमें वर्मिट की हल्की से बैक स्टोरी दिखाई जाती है। पहले के टाइम पे वर्मिट एक लॉर्ड हुआ करता था जो अपने इलाके के ज़ॉम्बीज का बॉस हुआ करता था। लेकिन एक पल वहाँ पे ज़ॉम्बी आया जो कि बाहुबली की तरह सारे इलाके के ज़ॉम्बीज किंग को ढो रहा था। वहीं पे ज़ॉम्बी वर्मिट से यही कहता है कि तुम्हें मेरा गुलाम बनना है या फिर अंडरलिंग सबॉर्डिनेट चेला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन वर्मिट तो साइको था, वो आगे से हंसते हुए कहता है तुझे क्यों लगता है बे मैं तेरा गुलाम या फिर चेला बनूंगा। वहीं पे डुवान आगे से कांपते हुए कहती है कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पे प्रेसिडेंट आगे से कहता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वर्मिट ने पैंट गीली कर दी है। वहीं पे हम लोग वर्मिट को देखते हैं जिसने ज़ॉम्बी को देखते ही मुंह दिया था और वो आगे से इतना कांप रहा था कि उसके मुंह से एक शब्द में नहीं निकलते हैं और वो रोने लगता है, उसकी नाक बह रही है। वर्मिट की पैंट गीली होने के बाद हम लोग डबल बैटरी को देखते हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहा था वर्मिट को कंट्रोल करने की। लेकिन वहीं पे ज़ॉम्बी को देखते हुए वर्मिट तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी पलक झपकते ही वर्मिट के पास आता है और उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी ने इसी तरीके से वर्मिट का मुंह पकड़ लिया था और उससे कहा था कि अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, चलो मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें क्यों मेरा कहना मानना चाहिए। वहीं पे वर्मिट की तो बोलती बंद हो गई थी। वहीं पे डबल बैटरी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम नहीं मर सकते हो, जल्दी से अटैक करो। और हमें साइड में कहानी बताने वाला बताता है कि वर्मिट डबल बैटरी की बात इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि वर्मिट को इस बारे में याद था कि भले ही उसके पास अनडाइंग बॉडी है यानी कि कभी न मरने वाली बॉडी, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे टुकड़ों में अलग अलग पीसों में काट दिया था और उसको धागे से बांध के सासिमी की तरह पेड़ से लटका दिया था 3 सालों के लिए, सॉरी 100 सालों के लिए। सासिमी जापानीज काटने की एक मछली है जहाँ पे मछली के हिस्सों को अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है। वैसा ही वो ज़ॉम्बी ने वर्मिट के साथ किया था, उसकी बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में काटा और पेड़ के ऊपर सूखने के लिए 100 सालों के लिए लटका दिया। डबल बैटरी अपनी पूरी कोशिश करता है वर्मिट से अटैक करवाने की, लेकिन वर्मिट तो आगे से हिल ना रहा था। डबल बैटरी की मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन वर्मिट उस जगह से हिलता नहीं है और वहाँ से डर के भाग जाता है, ये कहते हुए कि मैं उसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। इसे डबल बैटरी हैरान होता है, साथ ही में ये तीनों भी इनकी बोलती बंद हो जाती है, इनकी तो छोड़ो साला ज़ॉम्बी की भी बंद हो जाती है कि अचानक से ये साला भाग क्यों गया। वहीं पे डबल बैटरी आगे से कहता है कि ये मेरे कंट्रोल से आजाद कैसे हुआ, ये तो साला पहली बार हुआ है, ये तो अजूबा है। इसके बाद वो दोबारा दूसरे ज़ॉम्बीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि कोई बात नहीं है, गिव अप कर दो, उन लोगों को नीचे आने दो, हमारा यहीं से प्लान शुरू होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर एक चॉपर आ जाता है जहाँ पे लैंड की उस स्पाई से पूछती है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि ब्रदर पे नीचे ही होगा। जिस पे स्पाई आगे से बताता है कि हाँ 6 फ्लोर के नीचे एक टोटल एरिया होगा जो कि 11,000 स्क्वायर फीट का होगा। इस पे लैंड की आगे से कहती है कि इतना बड़ा एरिया हम लोग उधर जमीन के अंदर कैसे उन लोगों को ढूंढेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि पट्टी वाला बंदा आगे से कहता है
है कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट में स्ट्रेंथ है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद वो चॉपर से बाहर निकलता है और अपनी बॉडी पावर को रिलीज करते हुए शॉट को नीचे की तरफ गोल गोल घुमाते हुए डायरेक्ट नीचे की तरफ हमला करता है और वहाँ पे एक तगड़ा धमाका हो जाता है जिससे आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन धमाका करने की वजह से वो डायरेक्ट बेस के पास पहुंच चुका था और इन लोगों को लिफ्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद शेफ भी चॉपर से बाहर निकलते हैं और वो नीचे की तरफ छलांग लगा देते हैं और लैंकी से कहते हैं कि सेकंड लाइन का डिफेंस तुम लोगों के ऊपर है। अब इसके बाद हम लोग बाकी सोल्जर्स को देखते हैं और वो भी नीचे आके आसपास के एरिया को चेक करने लगते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी उन्हें प्रोफेसर जिमी नहीं मिलता है। वहीं पे पट्टी वाला बंदा आगे से कहता है कि अम्मू से ये मत कहना कि वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। इस पे चीफ आगे से कहता है कि चिंता न करो, पूरी सिटी को ही चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो लोग कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग लैंकी को देखते हैं और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो सभी लोग जिमी को पकड़ने के लिए चले गए और उन लोगों को यहीं पे छोड़ दिया। इस पे वायलेट उसे कहती है कि वो हमारे सुपीरियर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें उनका कहना मानना ही पड़ेगा। इस पे लैंकी आगे से कहती है कि वक्त आएगा तब बता दूंगी, अपना अपना टाइम आता है भाई। अब इसके बाद हम लोग उसी इलाके के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर को देखते हैं जहाँ पे डबल बैटरी और फे था और इसने कच्छा पहन रखा है। वहीं पे फिर डबल बैटरी से कहता है प्लान ए को एग्जीक्यूट करो। जिसके बाद हम लोग पट्टी वाले बंदे को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े कंटेनर के पास आता है जिसके ऊपर नोट से लिखा हुआ था कि ज़ॉम्बी किंग अंदर है। और जब पट्टी वाला बंदा नोट को आगे बढ़ता है तो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ज़ॉम्बी किंग अंदर है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है, भूल के भी उसे ओपन मत करना। इस पे पट्टी वाला बंदा कहता है कि धमकी दे रहे हो क्या। जिसके बाद वो अपने बंदे से कहता है कि जाओ और जाके उसे उड़ा दो। लेकिन उसी टाइम पे चीफ आगे से कहता है कि रुक जाओ, हम यहाँ पे लोगों को पकड़ने के लिए आए हैं, फालतू की मुसीबत नहीं चाहिए। तो फिर डबल बैटरी फे को बताता है कि उन लोगों ने तोड़ा नहीं बॉस, अब क्या करे। इस पे फे आगे से कहता है कि प्लान बी इस्तेमाल करो। जिसके बाद फे अपने पास से एक मशीन निकालता है और उसे दबा देता है। हम देखते हैं कि उसने कंटेनर के नीचे बम लगा के रखा था। इसके बाद बम फूटता है और कंटेनर फूट जाता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी किंग भी आजाद हो जाता है। वहीं पे धमाके की वजह से पट्टी वाले बंदे को कुछ भी नहीं होता है और आगे से कहता है अच्छा इसका नाम गैंग है, मैं भूल गया था कि ये तो साला ट्रैप था, हम फोड़ते हैं या ना फोड़ते कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जैसे कि प्लॉट आर्मर, विलन को हारना ही है, हीरो को जीतना ही है। अब इसके बाद जैसे ही बम फूटता है तो फिर आगे से हंसने लगता है और आगे से कहता है कि इंसानियत का अंत अब यहीं से शुरू होगा। जिसके बाद एक नई स्पीसीज का जन्म होगा। फिर आगे से कहता है कि अब इंसानियत यहीं पे मिट जाएगी और बेशक मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोगों के बीच में टेंशन का माहौल था। ये सभी लोग हैरान थे कि कौन सा ज़ॉम्बी किंग होगा। लेकिन जब वो लोग सामने देखते हैं तो फिर वहाँ पे एक छोटा बच्चा था जो कि निप्पल से दूध पी रहा था और उस कमाल के पावरफुल ज़ॉम्बी किंग को देख के इन लोगों का मुंह बन जाता है और वो आगे से कहते हैं मजाक चल रहा है, यहाँ पे एक बच्चे से लड़ेंगे हम लोग। लेकिन चीफ गैंग को रोक देता है और उसे कहता है कि सावधान रहो, ये दिखने में भले ही छोटा लगता है लेकिन हम लोग यहाँ पे काफी मुश्किलों से आए हैं, पता नहीं इसने क्या चीज छुपा के रखी हो, हम लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं, मैं इस तरह की सिचुएशन से पहले भी गुजर चुका हूँ। लेकिन उसी टाइम पे गैंग स्टील ब्लेड क्लीव का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिसपे चीफ को समझ जाते हैं कि उनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहते हैं कि तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। वो सभी लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस बच्चे के 20 से 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन वो बच्चा मरता नहीं है बल्कि भाई रिजनरेट हो जाता है, वो भी 2 अलग इंसानों में। इसे गैंग आगे से हैरान होकर कहता है कि ये तो करिश्मा है बे। वहीं पे वो दोनों बच्चे दोबारा वहाँ पे अलग होते हैं और अपनी बॉडी से ही अपने अपने क्लोन बनाने लगते हैं। अब इसी तरीके से वहाँ पे 1 के 2, 2 के 4 हो जाते हैं। वहीं पे डबल बैटरी फिर से कहता है कि जब तक वो लोग इस चीज में उलझे हैं तब तक हम लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं और यहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कई सारे ज़ॉम्बीज को आजाद कर देते हैं जो कि इधर उधर भागते हुए वायलेट लैंड की और उसके चेले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे चेला आगे से कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, लेकिन लैंड की उसे रोक देती है और उसे कहती है कि मैंने काफी टाइम से वार्म अप नहीं किया है, मैं करूंगी इस बार इन लोगों का सफाया। इसके बाद वो अपनी कमर के अंदर से शॉट को बाहर निकालती है और तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लैंड की अपनी शॉट का कम अपनी पावरफुल और फिजिक बॉडी का ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी और वो ज़ॉम्बीज की ठुड्डू के ऊपर मार मार के उन्हें नॉकआउट कर दे रही थी। लेकिन लैंड की इतनी फुर्ती के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करती है कि सभी ज़ॉम्बीज ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। इसके बाद लैंड की एक पेड़ की मदद से उसे ट्रैंकुलिन की तरह इस्तेमाल करती है और पूरी ताकत के साथ आसमान में उड़ जाती है और वहीं से अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए जितने भी ज़ॉम्बीज उसने ऊपर उड़ाए हुए थे उन सभी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और वो सभी मीट के टुकड़े सूसी की तरह प्लेट में आके गिरते हैं। जिसको देख के चेले की आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह के अंदर पानी आ जाता है और वो लैंड की तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो कमाल की हैं। लैंड की आगे से कहती है कि अगर उनका भागने का प्लान है तो इससे बड़ा कियास मचाए, साला ये तो एक झटके में खत्म हो गया, मजा ही नहीं आया। वहीं पे डबल बैटरी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने तो सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, अब हम क्या करें, अगर मेरे पास वो चैंसो वाला डेविल होता तो शायद से काम बन जाता। अब इसके बाद हम लोग बाकी ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि इधर उधर भाग रहे थे और उन्हीं के बीच में हम लोग ब्लैकी
और आगन को देखते हैं। आगन आगे से कहता है कि हम लोगों ने ज़ॉम्बी मास्क पहन रखा है ज़ॉम्बी वायरस से बचने के लिए। आजकल सारा वायरस हर जगह पे फैल रहा है। अब इसके बाद ब्लैकी आगे बढ़ता है और एक ज़ॉम्बी से पूछता है क्या तुमने इस बंदे को देखा है, इसके हाथ पे चैनसो है। लेकिन वो ज़ॉम्बी फोटो को पीछे फेंक देता है और कहता है हटो यार साला, अपने काम से काम रखो, मुझे मत परेशान करो। जिस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि साला ये दूसरे देश के ज़ॉम्बी काफी ज्यादा कमीने होते हैं, ढंग से बात भी नहीं करते हैं। वहीं पे आगन ब्लैकी से कहता है कि अगर हम लोगों ने वर्मिट को वापस नहीं ढूंढा और उसे वापस नहीं लेके गए तो फिर किंग हम सभी लोगों की हजामत बना देंगे। ब्लैकी कहता है कि चिंता ना करो, हम उसे पक्का ही ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद हम लोग उसी बच्चे वाले ज़ॉम्बी को देखते हैं जो दोबारा अपनी बॉडी को आपस में जोड़ के वन पीस हो जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि चलो और खेलते हैं। जिससे गैंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है और स्लैश मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा फुर्तीला था और वो हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन गैंग मौका देख के कैसा न तैसे उसको बीच से दो हिस्सों में काट देता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, वो दोनों हिस्से दोबारा कूदते हुए जाते हैं और जुड़ के दोबारा वन पीस हो जाते हैं। तो फिर गैंग उसे कहता है कि भागना बंद करो, अगर तुम असली में एक मर्द हो तो फिर मुझसे आके लड़ाई करो। ज़ॉम्बी इस बात को सीरियसली लेता है, जिसके बाद वो सबसे पहले निप्पल को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और एक खूबसूरत फीमेल ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है। ये देख के चीफ और गैंग हैरान होते हैं और आगे से कहते हैं कि ये तो साला हवस का जाल बिछा रहा है। अब इसके बाद वो ज़ॉम्बी परफेक्ट लड़की में बदल जाता है और आराम से एक टेबल के ऊपर बैठ के कहता है कि ठीक है, अब असली मर्द की तरह मेरे साथ फाइट करो। क्या हुआ, अब तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे क्या? मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ खेलने के लिए। जिसपे गैंग आगे से कहता है इसकी माँ का मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके सूसी में बदल दूंगा। जिसके बाद वो ट्विन ब्लेड क्लेव का इस्तेमाल करते हुए दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी एक उंगली के साथ ही गैंग की ब्लेड को पकड़ लेता है। जिसके गैंग पीछे मुड़ता है और चीफ से कहता है देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो आके। जिसपे चीफ जल्दी से अपना कोट हटाते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वो ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और चीफ के मुंह के ऊपर लात मार के उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वो दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरते हैं। ब्लैकी, आगन, लैंकी और वायलेट दोनों को ही ये आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ सीधा जाके बिल्डिंग से टकराते हैं और उससे भी पार निकल जाते हैं और सीधा ब्लैकी और आगन के पास आके गिरते हैं। आगन आगे से कहता है कि ये तो इंसान है, क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये मरने वाला है। जिसपे ब्लैकी आगे से कहता है कि तुम्हारे ज़ॉम्बी हेड को क्या हो गया है, हम ज़ॉम्बीज हैं, हमारा इंसानों के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब इसी के बाद बेस के ऊपर एक और तगड़ा धमाका होता है और लैंकी को दिखाई देता है कि एक और बंदा बिल्डिंगों को तोड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गया है, जो कि और कोई नहीं गैंग था। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ और इन दोनों की हालत ऐसी किसने की है। जिसके बाद वो दोनों जब ऊपर देखती हैं तो फिर बिल्डिंग के ऊपर ज़ॉम्बी बैठा हुआ था। मीनवाइल ज़ॉम्बी की तरफ इधर हम लोग ज़ॉम्बी की साइड पे देखते हैं तो ये लोग भाई बारबेक्यू कर रहे थे, चिकन पकड़े थे, उसको भाई पीसों में काटा था और उसे पका के भून के खाने वाले थे। डुआन आगे से कहती है कि चिकन और बतख को पकड़ के उन्हें अंडे के साथ खा के भून के मजा ही आ जाता। वहीं पर प्रेसिडेंट बैंक ज़ॉम्बी को कहते हैं कि सर आप टी लीजिए। ज़ॉम्बी चाय को पीता है और आगे से कहता है कि फीकी फीकी से दूध डालो इसमें थोड़ा। लेकिन इसी टाइम पे इन लोगों को और भी ज्यादा बड़ी आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत बड़ी थी। वहीं पे ज़ॉम्बी खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे कुछ तो महसूस हो गया था कि यहाँ पे कुछ तो सही नहीं चल रहा है। वहीं पे हम लोग फीमेल ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि लैंकी और वायलेट को देख के उनसे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। वायलेट आगे से लैंकी को बता देती है कि ये ज़ॉम्बी पहले वालों से बिल्कुल अलग है, हमें सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पे ज़ॉम्बी उठ के खड़ा हो जाता है और डुआन उसे बताती है कि अंडरग्राउंड एरिया से लगातार धमाके की आवाज आ रही थी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा बड़ा है। इस पे ज़ॉम्बी वहाँ पे जाते हुए कहता है कि मैं जरा चेक करके आता हूँ। इस साइड पे लैंकी पहल करती है और वो अपनी शॉट को ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर फेंकती है, जो कि उसके गाल को हल्का सा कट करते हुए पार निकल जाती है। इसी बात का फायदा उठा के वायलेट उसके ऊपर शॉट से अटैक करती है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी लात की मदद से वायलेट की ठुड्डी के ऊपर लात मार के उसे पीछे फेंक देती है। लेकिन वायलेट जल्दी से नीचे बैठती है और अपनी लात को घुमाते हुए ज़ॉम्बी के मुंह के ऊपर दे मारती है, लेकिन ज़ॉम्बी बिल्कुल भी नहीं हिलता है और आगे से कहता है कि तुम्हारे अंदर ताकत की कमी है, इसे बढ़ाओ। अब इसके बाद वायलेट पीछे हटती है और लैंकी तेजी के साथ आगे बढ़ के ज़ॉम्बी के ऊपर कई सारे स्लैशेस मारती है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा फुर्तीली थी और वो एक झटके के अंदर सभी स्लैशेस को अवॉइड कर लेती है और उस पूरी बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गैंग उन दोनों को लड़ाई करते हुए देखता है और उनसे कहता है कि होल्ड बैक करो, मैं 2 मिनट के अंदर वहाँ पे आता हूँ। इसके बाद वो अपने बैकअप सूट को भगाता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसका बैकअप सूट आता है, जो कि उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और उसे एक मेका रोबोट में बदल देता है। वहीं पे ज़ॉम्बी उसको देख के कहती है कि हाँ अब मजा आएगा। अब इस मेका रोबोट का नाम हार्ट ऑफ स्टील
था, साथ ही में इसके पास 2 ब्लेड्स थे। वहीं पे वायलेट और लैन की दोनों एक साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हुए कहती हैं कि हमें हल्के में मत लो। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दोबारा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसके बाद उसके मुंह से लंबी जीभ निकलती है, उसके पैर, हाथ, पार, कंधे वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक बहुत बड़े ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बेसिकली हल्क ज़ॉम्बी। वहीं पे गैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला ऑथर सोच क्या रहा है, ट्विस्ट पे ट्विस्ट पेली दे रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हल्क ज़ॉम्बी और गैंग दोनों आमने सामने आ जाते हैं 1v1 करने के लिए। वहीं पे हल्क ज़ॉम्बी गैंग से कहता है कि हम लोग जीत को सिर्फ एक हिट से डिसाइड करेंगे। अब इसके बाद वो दोनों ही अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं और उनके पंचेस टकराने के बाद वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और फोर्स की वजह से वो दोनों पीछे गिर जाती हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी को भी इतनी दूर से इतना बड़ा धमाका दिखाई देता है। इसके बाद जब सामने से धुआं हटता है तो हम लोग गैंग को देखते हैं और उसकी आधी बॉडी गायब हो चुकी थी दाहिने हाइट साइड वाली। वहीं पे हल्क ज़ॉम्बी उसे कहता है कि तुम हार चुके हो, लेकिन गैंग आगे से हार मानने को इनकार कर देता है। तो हल्क ज़ॉम्बी उसे कहता है कि आखिर में टाइम है, हार मान लो, नहीं तो इसके बाद सीधा कब्र के अंदर जाओगे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी और वो लोग भाई चलते चलते उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे फाइट हो रही थी। वहीं पे ज़ॉम्बी को कुछ जाने पहचाने से खुशबू आ रही थी। अब इसके बाद हल्क ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि जब तक मैं अपनी असली ताकत नहीं दिखाऊंगा ऐसा लगता है कि तुम लोग सरेंडर नहीं करोगे। गैंग आगे से कहता है कि असली ताकत, अभी क्या तुम मजाक कर रहे थे क्या जो लड़ाई कर रहे हो भाई? तो फिर ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अब मैं अपनी लास्ट फॉर्म के अंदर जा रहा हूँ। इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और एक नॉर्मल से ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है, लेकिन ज्यादा मस्कुलर और फिट। वहीं पे वायलेट और लैन की आगे से चिल्लाते हुए कहती है व्हाट द फकिंग इज गोइंग ऑन हियर। वहीं पे डबल बैटरी फिर से कहता है कि अब हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें फिर आगे से कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ज़ॉम्बी किंग ही तो है, जो मर्जी आए उसे वो करने दो। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें अब फाइट को कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो फिर गैंग अटैक करने को आगे बढ़ता है और उसी के साथ साथ वायलेट और लैन की भी एक साथ अटैक करती हैं, जिसपे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि स्नीक अटैक, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। इसके बाद वो सामने की तरफ बस एक फिंगर फ्लिप मारता है तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा थी कि वो तीनों ही बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे लैन की और वायलेट दोनों टप्पा खाते हुए ज़ॉम्बी के पास आके गिरती हैं और ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ लेता है। वहीं पे बैंग अपने चीफ से कहता है कि मरना नहीं, जिसपे बैंग आगे से कहता है कि मरूंगा नहीं भाई, अभी भी जिंदा हूँ, लड़ाई कर सकता हूँ। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि मैंने तुम्हें जीना दिया, लेकिन अभी भी तुम लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो। वहीं पे वायलेट ज़ॉम्बी को बताती है कि उस ज़ॉम्बी किंग को प्रोफेसर ने बनाया है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग अपने ज़ॉम्बी से कहता है कि जाओ और जाके उन लोगों के ऊपर अटैक करो। तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भागते हुए आने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की तो आंखें बाहर आ जाती हैं इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के। वहीं पे लैन की ज़ॉम्बी से कहती है कि जल्दी से रीडेट करो, हम लोग हर किसी को यहाँ पे मरने नहीं दे सकते हैं। वहीं पे फिर आगे से कहते हुए कहता है कि यही है ज़ॉम्बी किंग की ताकत जो मैंने बनाया है। लेकिन हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि दोनों लड़कियों को भाई बोरी की तरह नीचे फेंक देता है और आगे से भाई चिल्लाना शुरू करता है और ज़ॉम्बी के चीखने और चिल्लाने की वजह से वो ज़ॉम्बी भाई डर के मारे वहीं पे रुक जाते हैं और हिलते तक नहीं है। वहीं पे वो सभी ज़ॉम्बी को देख के बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो ज़ॉम्बी से पूछता है कि तुम हो कौन। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि अगर तू साले ज़ॉम्बी किंग है तो क्या मैं गुरु घंटाल हूँ। हम देखते हैं कि वो सभी ज़ॉम्बी जो कि अटैक करने के लिए आ रहे थे वो जल्दी से ज़ॉम्बी के नीचे आते हैं और वहाँ पे सिंगागजान की तरह ढेर लगाने लगते हैं। वही सभी लोग ज़ॉम्बी के ये रूप को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग से कहता है कि क्या हुआ, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्या जीभ कट गई है क्या। वहीं पे सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं क्या ये असल में इस तरीके का दिखता है मास्क हटाने के बाद। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग अभी भी ज़ॉम्बी को सीरियस नहीं ले रहा था। वहीं पे गैंग वायलेट से कहता है कि हे क्या तुम लोगों ने सच में एक ज़ॉम्बी को अपना वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसमें वायलेट उसे कहती है कि ये तुम्हारा काम धंधा नहीं, अपने काम से काम रखो। अब इसके बाद ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी किंग के बीच में एकदम सीधी बात होती है कि जो कोई भी आज जिंदा बचेगा वही ज़ॉम्बी किंग कहलाएगा। इसके लिए ज़ॉम्बी मान जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी के ऊपर घूंसा मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और उससे कहता है क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या बे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी सामने से ज़ॉम्बी किंग के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है तो नीचे की तरफ जो ज़ॉम्बी थे वो भी हवा में उड़ जाते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग को इतनी जोर की पड़ती है कि वो उड़ते हुए सबसे पहले जमीन को चीरता है और जमीन को चीरते चीरते पानी पे जाता है और डायरेक्ट एयरक्राफ्ट में टकराता है, जिससे वो पूरा एयरक्राफ्ट जो कि बहुत ज्यादा टन का होता है वो हिल जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का था। वहीं पे डबल बैटरी फे को बताता है कि वो जो नया बंदा आया है हम लोग उसे बिल्कुल भी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी किंग तेजी से पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर पड़ी हुई सबमरीन को उठाता है और उसे सीधा के जमीन के ऊपर पटक देता है, सीधा ज़ॉम्बी के ऊपर, वो भी अपनी पूरी ताकत से। वहीं पे डुवान आगे से घबराते हुए कहती है कि अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है, लोकेशन को चेंज करो। अब इसके बाद हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि चीफ की वेल्डिंग कर रहा था। वहीं पे आगन उसे कहता है कि वेल्डिंग करना बंद करो,
ब्लैकी उससे पूछता है कि क्यों। इस पे आगन उसे कहता है कि उस तरफ देखो। वहीं पे चीफ आगे से कहते हैं कि ये दोनों साले बेवकूफ है, इन लोगों को पीसेस को कट करना चाहिए था, लेकिन ये तो वेल्डिंग पे वेल्डिंग करके ये पीसेस को जोड़े दे रहे हैं। वहीं पे आगन ब्लैकी से कहता है कि ये किंग का ऑरा है, शायद से वो फाइट के बीच में आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सबमरीन को चीरते हुए बाहर निकलता है, जिसने हाथों में एक लस्सी रखी थी, जिसके बाद वो रस्सी को ज़ॉम्बी किंग की तरफ फेंकता है और उसे गले से पकड़ के। वहीं पे वायलेट, लैंकी और उसके चेले को समझ में आ चुका है कि अब भागने का टाइम आ चुका है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके मुंह के ऊपर एक लात दे मारता है, इससे ज़ॉम्बी किंग का मुंह अंदर घुस जाता है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि ऊपर हवा में आ चुका था। इसके बाद वो भी ज़ॉम्बी की तरह रस्सी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे कहता है कि ये ले, और वो रस्सी को तोड़ देता है। तो फिर ज़ॉम्बी किंग नीचे की तरफ आता है ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी नीचे से वो सबमरीन उठाता है और उसको बेसबॉल बैट की तरह इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी किंग के ऊपर दे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी किंग उड़ते हुए सीधा जाके पानी के अंदर घुसता है और टप्पा खाते हुए दूर चला जाता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाता है। वहीं पे एयरक्राफ्ट वाले ज़ॉम्बी को देख के डर के मारे वहाँ से तुरंत भागने लगते हैं और शिप को छोड़ देते हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए आसमान पे चला जाता है और ज़ॉम्बी से कहता है कि अब अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर चीजें ऊपर फेंक के दिखाओ। वहीं पे हम लोग आगन और ब्लैकी को देखते हैं जो कि चीफ से कहते हैं कि देखो यही वो ज़ॉम्बी है जो कि हमारा किंग है, लेकिन चीफ आगे से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ज़ॉम्बी शक्तिशाली है, लेकिन मैं प्रोफेसर जेमी को और भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। वो पूरी इंसानियत के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर और समझदार इंसान है। वो एक नॉर्मल इंसान को अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से एक अनबीटेबल वेपन में बदल सकता है। अगर हम लोग यहाँ से अभी नहीं निकलते हैं तो हम लोग कभी भी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन ब्लैकी आगे से कहता है कि चुप रहो और पूरी जन्नत का मजा लो, कोई भी हमारे किंग को हरा नहीं सकता है, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एयरक्राफ्ट एक झटके के अंदर गायब होता है और पलक झपकते ही वो ज़ॉम्बी किंग के पास पहुंच जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे ज़ॉम्बी किंग को इतनी जोर की पड़ती है वो डायरेक्ट शॉक वेव फेंकते हुए सीधा स्पेस के अंदर चला जाता है। ज़ॉम्बी किंग पीछे मुड़ के देखता है कि उसी पल ज़ॉम्बी उसके ऊपर एयरक्राफ्ट फेंक के मारता है, जो कि ज़ॉम्बी किंग के सीधा मुंह से टकराता है और वो एयरक्राफ्ट ज़ॉम्बी किंग को अपने साथ घसीटता हुआ सीधा चांद के अंदर घुस जाता है। ये देख के अब इन सभी के भाई मुंह बाहर आ जाते हैं, इतने ज्यादा कि पूछो नहीं, और ये सभी एक साथ चिल्ला के कहते हैं होली शिट। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने नीचे से पूरा एयरक्राफ्ट ऊपर आसमान में फेंका था, जो कि मून की पिछवाड़े के अंदर घुस चुका था। वहीं पे डुवान आगे से कहती है कि भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, साला हम चाहे जहाँ भी जाए ये हमारा पीछा करते ही रहेंगे। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि मून की बुंड के अंदर घुसा हुआ था और वो आगे से निकलते हुए कहता है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। इसके बाद वो एयरक्राफ्ट को बाहर निकालता है और उसे दोबारा स्पेस के अंदर फेंक देता है। इसी के साथ वो दोबारा अर्थ के नीचे आ रहा था ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी नीचे की तरफ से स्टैंस लेता है और ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। इससे नीचे एक सुनामी आ जाती है। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी सीधा आके एयरक्राफ्ट के अंदर घुसता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग जारू रखते हैं। इसके बाद वो लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बाहर निकाल लेते हैं, जिससे भाई तबाही मस्ती है, और वो दोनों एयरक्राफ्ट के अंदर लड़ने लगते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिसके बाद हम लोग एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो कि अभी चमक रहा था। जिसके बाद वहाँ पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है और वो पूरी जगह उड़ने वाली थी, जिसको देख के ये सभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये साले जीने नहीं देंगे, हम लोग कहीं के नहीं रह गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो धमाका नीचे आता है, जिसके बाद वहाँ पे दगता है और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्रेसिडेंट बैंक जल्दी से अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को कवर करते हैं और बाकी लोगों को बचा लेते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी दोबारा एक दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग भी एक दूसरे एयरक्राफ्ट के ऊपर आ जाता है। वहीं पे ज़ॉम्बी उसे ताना मारते हुए कहता है कि क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि तुम्हें और भी चाहिए, और तुमने जो मुझे चोटें दी हैं ये खुजली के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहीं पे ये लोग भाई गड्ढे से बाहर निकलते हैं और डुवान पूछती है कि ये खत्म हुआ, सब लोग ठीक तो हैं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद पता नहीं वो कैसी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है, क्योंकि हम दोनों ही सेम काइंड के हैं, सेम ही ताकत है और हमें से कोई भी जीत नहीं सकता है, तो फिर क्यों ना हम दो लोग कैपोरेट करते हैं और इस पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद वो अपने हाथ की मदद से ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए ले जाके एक बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है। ये देख के डुवान और ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये सोच के कहीं ज़ॉम्बी मर तो नहीं गया। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग अपने हाथ को वापस ले आता है और वहीं पे ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं हुआ था, भाई को एक खरोच तक नहीं आई, और ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मेरा बिल्कुल भी दिल विल नहीं है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। वहीं पे चीफ उन दोनों से कहता है कि मेरी बात मानो, ये चीज बिल्कुल भी इलॉजिकल है, हमें यहाँ से तुरंत भाग लेना चाहिए। मुझे पता है कि ज़ॉम्बी
ट्रांसफॉर्म करने के बाद ताकतवर बन जाता है, लेकिन दूसरा बंदा भी कमजोर नहीं है। हम लोग यहाँ से खिसक लेते हैं और मौका ढूंढेंगे उनके ऊपर स्ट्राइक करने का, लेकिन ब्लैकी चीफ से कहता है चुप रहो यार, एक तो साला तुम कमजोर हो और ऊपर से फालतू में बोलते जा रहे हो। किसने कहा कि हमारे बॉस के पास सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है? जिसपे चीफ हैरान होकर कहता है कि है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से ज़ॉम्बी किंग से कहता है कि एक साथ काम करने के बारे में सोच के ही मुझे घिन आती है, और वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ काम करो। ज़ॉम्बी आगे से और ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये कहोगे कि हम दोनों एक जैसे हैं। और ज़ॉम्बी आगे से ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि सिर्फ कमजोर ही दुनिया को बर्बाद करने और उसके ऊपर राज करने के बारे में बोल सकते हैं। वहीं पे डुआन आगे से पूछती है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, इस पे बैंग आगे से कहता है मुझे क्या पता, साले इतने दूर हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से ज़ॉम्बी किंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि जब तक मैं तुम्हें एक अच्छा खासा सबक न सिखा दूं तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसके बाद ज़ॉम्बी आगे से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, तो भाई जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो वो धीरे धीरे करके इंसान में बदलता है। सिंपल सा फंडा है, मॉन्स्टर जब भी ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो इंसान में बदलते हैं, और जब इंसान ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो मॉन्स्टर में बदलते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर ऊपर की स्किन हट जाती है और उसकी नई स्किन वहाँ पे आ जाती है, और भाई धीरे धीरे करके इंसान में बदलने लगता है। वहीं पे ये तीनों अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, साला हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर हैं या नहीं कि बस दर्शक बन के देखने के लिए आए हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है और हेंटाई प्रोटेगनिस्ट बन जाता है, जिसको देख के ये लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला ये क्या बन गया। अब अगर तुम हेंटाई नहीं देखते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ मीम को समझने के लिए। ये जितने भी स्क्रीन पे तुम्हारे लौंडे आ रहे हैं ये सभी हेंटाई यानी एनिमे पॉर्न के मेन कैरेक्टर होते हैं, ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं। खैर ज़ॉम्बी जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी पावर पहले से बढ़ जाती है, और पावर के साथ साथ उसका ऑरा भी बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका ऑरा इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि ज़ॉम्बी किंग की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वहीं पे चीफ तो सो ही चुके थे, उसी टाइम पे आगन उसके मुंह के ऊपर मारते हुए कहता है उठ रे। इसके बाद उन्हें होश में लाता है और उसे कहता है कि देखो यही है हमारे गॉड की असली ताकत। और जब चीफ सामने देखते हैं तो फिर उनको वहाँ पे एल दिखाई देता है। एल इज दैट यू माई फ्रेंड? नहीं रे, अपन तो लाइट के साथ गीड़िया मार रहा है। वॉयलेट आगे से कहती है कि ये तो प्रोफेसर जिम्मी के बनाए गए ज़ॉम्बी से बिल्कुल अलग है। लायन की आगे से कहती है कि ये तो दिखने में और भी ज्यादा इंसान लग रहा है। चीफ कहते हैं कि ये तो पिछली साल से और भी ज्यादा अजीब लग रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि ये साला है क्या, इंसान है या फिर और कुछ चीज। अब इसके बाद ज़ॉम्बी किंग दोबारा तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक ज़ॉम्बी किंग का पंच ज़ॉम्बी तक पहुंचता तब तक हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी के आसपास जो बारिश हो रही थी उसकी बूंदें हवा में रुक जाती हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी अपना हाथ ऊपर उठाता है तो फिर ज़ॉम्बी किंग के हाथ पैर कट के अलग हो जाते हैं एक झटके के अंदर, और जो बूंदें थी वो आसमान की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ तक कि जितने भी लोग थे जैसे कि वॉयलेट, बैंग, डुवान, वो सभी लोग भी आसमान की तरफ जाने लगते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऑथर प्लीज अब मुझे ये मत कहना कि भाई ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो भी इस लेवल पे। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट, समुद्र के जो जीव वीव थे वो भी सब आसमान में उड़ने लगते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अचानक से रुकता है तो वो सभी लोग नीचे आके गिरते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी की तो बॉडी के धज्जियां उड़ चुकी थी और उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो चुके थे, और ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ बे। अब इसके बाद हमें सैटेलाइट से दिखाया जाता है तो उस जगह पे जहाँ पे ज़ॉम्बी था वहाँ पे बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आने लगता है, जिसको देख के डुआन कांपने लगती है, ये सोच के कितना बड़ा तूफान कैसे आ रहा है। वहीं पे मछलियां, सेल, सीप वीप सब कुछ नीचे गिर रहा था। लैंड की और वायलेट भी दोनों नीचे आके गिरती हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी के आसपास भी मछलियां हवा से गिर रही थी पानी की तरह। वायलेट आगे से कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है जो एक ज़ॉम्बी कर सके, ये उससे भी ज्यादा बढ़ के चीज है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक वेल भी बिल्डिंग के ऊपर आके गिरती है। प्लीज वेल को बचाओ, ऐसे ही दुनिया में एक दो बची है भाई। वहीं पे डबल बैटरी और आगे से फिर भी वेल को आसमान से गिरता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग को भी यकीन नहीं होता है कि ज़ॉम्बी ऐसा कुछ कर सकता है, जबकि उसके पास इतनी सारी एबिलिटी होने के बावजूद भी वो ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वहीं पे डबल बैटरी आगे से कहता है कि आपने कभी ऐसा ज़ॉम्बी किंग देखा है जो ये सब कारनामे कर दिखाए? जिस पे आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि दोबारा खड़ा होता है और अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए खुद को हील कर लेता है, और ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अगर तुम मुझे हजारों टुकड़ों में भी काट दो तो भी मैं जिंदा होके दोबारा रीजनरेट कर लूंगा। इस पे ज़ॉम्बी किंग उसे कहता है कि ऐसी बात है क्या, और ज़ॉम्बी अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, जिससे ज़ॉम्बी किंग उसकी तरफ उड़ते हुए आता है और ज़ॉम्बी उसे गले से पकड़ लेता है। और ज़ॉम्बी किंग से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मौत को लेके थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, क्या तुम्हें लगता है कि फिजिकली डिस्ट्रॉय करने से लोग मर जाते हैं? ज़ॉम्बी किंग उसे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। इस पे ज़ॉम्बी उसकी आंखों में बस घूरने लगता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग जब ज़ॉम्बी की आंखों में घूरता है तो फिर उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अब यहाँ पे जानकारी के लिए बता दो जिससे कंफ्यूज ना हो, ज़ॉम्बी यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग को अपनी पास्ट लाइफ के कुछ विजन दिखाने वाला है। हम देखते हैं ज़ॉम्बी किंग को ज़ॉम्बी की पास्ट लाइफ के अंदर कुछ विजन दिखाई देते
हैं जहाँ पे कई सारे एशियंट एयरक्राफ्ट धरती की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे धरती के हाल बहुत तरीके से बेकार थे। वहाँ पे तूफान और आपदाएं आ रही थी। वहीं पे जैसे जैसे स्टोरी कंटिन्यू होती है, ज़ॉम्बी किंग इसे झेल नहीं पाता है और आगे से चिल्लाने लगता है और बताता है कि ये एशियंट वन है। जिसके बाद हम लोग एशियंट सिविलाइजेशन को देखते हैं। ये भी लोग इंसान है लेकिन एशियंट सिविलाइजेशन के। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तुम्हें बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद ये सभी आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, वो भी किसके ऊपर, हमारे ज़ॉम्बी के ऊपर। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर था और ज़ॉम्बी अपनी फोर्थ फॉर्म के अंदर बिल्कुल आसानी के साथ उन सभी स्पेसशिप और एशियंट ह्यूमंस को एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और इसी तरीके से ज़ॉम्बी इस जंग को भी जीत जाता है बिना किसी डैमेज को लिए हुए। अब ज़ॉम्बी किंग जैसे ही ज़ॉम्बी की ये वाली पावर देखता है तो उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो मर जाता है। ज़ॉम्बी ने यहाँ पे ज़ॉम्बी किंग को फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी कॉन्शियस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसी तरीके से ज़ॉम्बी किंग का किस्सा यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी। और गाइस मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन मैं जब तक कोई अच्छी मानवा ढूंढ नहीं लेता हूँ तब तक मुझे इसे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। बाकी सीरीज तो भाई मजेदार है, अभी तो और भी ज्यादा रेफरेंस आने बाकी है, खासकर ब्लीच के। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज भाई लाइक कर दो। मैं तुम्हें इस बार कसम से कह रहा हूँ कि लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि वीडियो आके रिकमेंड हो और इस पे अच्छे खासे व्यूज आ जाएं। तो मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।